हेलो स्टूडेंट्स, छत्तीसगढ़ व्यापम सब ऑडिटर एग्ज़ाम 2026 के लिए हमने वादा किया था कि हम आपको एमसीक्यू मैराथन वीडियोस की सीरीज़ प्रोवाइड कराएंगे। 15 वीडियोस का प्रॉमिस था और ये हमारा 15th और लास्ट पार्ट है हमारी तरफ से। इसमें हम कवर करेंगे कंपनीज एक्ट 2013। बस थोड़ा सा पेंच ये है कि इसकी पीडीएफ हम आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे नहीं दे पाएंगे। इसकी पीडीएफ आपको ऐप के अंदर ही मिलेगी। ऐप अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ अनलॉक हम कर देंगे, आप इसको देख पाएंगे। 50 एमसीक्यू का मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। स्पीड थोड़ी तेज़ रहेगी, आपका एग्ज़ाम बस 2 दिन के अंदर ही है, सो स्पीड थोड़ी फास्ट रहेगी, सो देखिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे द कंपनीज एक्ट 2013। कोई भी लॉ रिलेटेड एग्ज़ाम है या कोई भी ऐसा सिलेबस जिसके अंदर कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन है तो ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहने वाला है। चलिए सर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सेक्शन मैच द फॉलोइंग का। सेक्शन 220, सेक्शन 268, सेक्शन 245, सेक्शन 271। सामने ऑप्शंस हैं प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, कंपनी और पब्लिक कंपनी। ऑब्वियस सी बात है, आपको बताना है कि किस सेक्शन में किसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, थोड़ा इसको क्लियर कहना चाहिए था, यहाँ सेक्शन बोलना चाहिए था, यहाँ डेफिनेशन बोलना चाहिए था। चलो, पहले जो एक्ट होते थे ना वो बहुत ही बेतरतीब तरीके से होते थे, लेकिन आजकल जो डेफिनेशन वाला सेक्शन है वो काफ़ी ढंग से होता है। कैसे? अल्फ़ाबेटिकली होता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, खाली कंपनी और पब्लिक कंपनी, अगर इनको अपन डिक्शनरी में अरेंज करें तो सबसे पहले क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सर सी है ना, तो सबसे पहले कंपनी आएगा। ठीक है, यहाँ तक लिखता हूँ कंपनी। अच्छा, कंपनी के बाद क्या आएगा? तो ए बी सी के बाद गवर्नमेंट कंपनी, ये गवर्नमेंट कंपनी आएगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्या आएगा? पब्लिक आएगा या प्राइवेट आएगा? तो इसमें आ रहा है पी और इसमें भी पी, पर इसमें आ रहा है पी आर, इसमें आ रहा है पी यू, तो ऑब्वियस सी बात है पहले प्राइवेट आएगा। अगर अपन अल्फ़ाबेटिकली सीक्वेंस की बात करें तो ठीक है, तो प्राइवेट पहले आएगा और उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा पब्लिक। देखो, ये जो मैं बता रहा हूँ ये हर बार ज़रूरी नहीं काम आए, पर डेफिनेशंस में कई बार काम आता है, खास करके जहाँ अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो रखा हो। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी ये हो गया यहाँ पे। और ऑब्वियस ही बात है, अपन ने इसको सीक्वेंस में जमा दिया तो ये अपने आप यहाँ से सीक्वेंस ले लो। इसमें सबसे छोटा सेक्शन कौन सा है? 220। तो सेक्शन, इसमें ये भी क्वेश्चन है कि कंपनी से संबंधित परिभाषाओं को किस धारा में परिभाषित किया गया? तो 2 में। ये सब सेक्शन है 220, तो 20 तो सब सेक्शन है। उसके बाद आ रहा है 245। अच्छा सर, हमें तो ये तरीका मुश्किल लग रहा है। बाय द वे, किसी को मुश्किल लग रहा हो तो फिर आप कुछ नहीं, आप तो ये सारे सेक्शंस याद कर लो और उनके डेफिनेशन। कई लोगों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, आराम से याद कर लेते हैं। 268, 271। तो मैं फाइनली इस तरह से मिलाने वाला हूँ कि कंपनी को 220 में डिफाइन किया गया है, गवर्नमेंट कंपनी को 245 में, मिलाते जाते हैं। मैंने सबसे पहले बोला कि कंपनी को डिफाइन किया गया है 220 में, तो A3, ये A1, A4, A2 मेरा बस इसी में काम हो गया। इसका आंसर डी रहने वाला है। बाय द वे, गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया है 245 में, तो ये गवर्नमेंट रहा और ये 245 रहा, तो 2 के साथ सी मैच हो गया। ठीक है, और ये दोनों वैसे मुझे याद भी हैं कि प्राइवेट कंपनी को 268 में डिफाइन किया गया है, ये वाला, तो B1 हो गया। ठीक है, और इसके साथ D4 हो गया। तो 2 बातें मुझे बतानी थी, एक तो सेक्शंस कहाँ हैं और सेक्शंस को कभी कभी मिलाने का कौन सा तरीका चल जाता है। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। कुछ वर्ड्स हैं, ये तो बच्चे को पता होना ही चाहिए। ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल। इसका क्या मतलब है? तो ऑथोराइज कैपिटल हम जानते हैं, कंपनी अपने जो MOA है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हिंदी में बोलते हैं पार्षद सीमा नियम। कंपनी अपने पार्षद सीमा नियम में जिस कैपिटल के बारे में बताती है, जितना मैक्सिमम कैपिटल वो उठा सकती है पब्लिक से, वो ऑथोराइज कैपिटल होता है। ठीक है, तो ये सीमा नियम में उल्लेखित होती है, ये इसकी पहली विशेषता है, और ये मैक्सिमम कैपिटल है जो एक कंपनी बाजार से उठा सकती है। इसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें से अभी कंपनी को जितने रुपए की ज़रूरत है, मैं एक ट्री से भी बताऊंगा, इसमें से जितने रुपए की ज़रूरत है उसे अपन बोलते हैं इशूड कैपिटल। तो
ये होती है जनता को प्रस्तावित की गई पूंजी। मतलब इशूड का मतलब होता है हम लोगों को इनवाइट करते हैं कि हम शेयर इशू करना चाहते हैं, आप आइए, तो हम जनता को एक तरह से ऑफर देते हैं। उसके बाद जनता अगर हाँ कहती है तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल होता है अंशधारकों द्वारा स्वीकार की गई पूंजी। और उसके बाद हम जो पैसा मांगते हैं, मैं आगे ट्री में बताने वाला हूँ इसलिए यहाँ कम बता रहा हूँ, वास्तव में जो पैसा कंपनी उनसे लेती है, मांगती है एक्चुअली, वो होता है कॉल्ड अप कैपिटल। तो इस तरह से मिलान हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। थोड़ा मुझे जल्दी भी वीडियो ख़त्म करना है। देखो इस ट्री से समझ लेते हैं। जैसे एक कंपनी, मान लेते हैं, मुझे छोटा फिगर से समझाता हूँ, 50 लाख रुपए, हालांकि आज के ज़माने में कुछ नहीं होता, मान लो एक कंपनी मैक्सिमम 50 लाख रुपए अपने पूरे लाइफ टाइम में उठाना चाहती है। इस साल कंपनी को 30 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो 30 लाख को बोलेगी इशूड कैपिटल। 20 लाख अभी हमने शेयर इशू ही नहीं किए, वो है अनइशूड कैपिटल। अनइशूड कैपिटल आपको बैलेंस शीट में कहीं नहीं दिखेगी। अब 30 लाख इशूड में ये मतलब नहीं होता है इशू कर दिया, मोटे तौर पर इसका मतलब होता है हमने पब्लिक को इनवाइट किया कि आइए हमसे शेयर्स ले लीजिए। अच्छा, मान लीजिए कि आपकी कंपनी का माल बिका पर इतना भी नहीं बिका, मान लेते हैं 28 लाख रुपए के शेयर बिक गए, या लोगों ने कहा हाँ, जैसे मान लो मैं नीचे कहता हूँ कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ सब्सक्रिप्शन फॉर फ्री है, आप सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं, फ्री है, कुछ पैसा नहीं लगता। पर कंपनी में सब्सक्रिप्शन का मतलब है शेयर होल्डर्स ये कह रहे हैं कि हाँ हम पैसा देने को राजी हैं, तो 28 लाख रुपया आप बाद में पब्लिक से ले सकोगे, लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है। आप ये कह लो ये 2 लाख वो है जो आपका माल नहीं बिका, अगर शेयर को माल कहें तो आपका 2 लाख का शेयर माल नहीं बिका, या 2 लाख रुपए अब आपको पब्लिक से नहीं मिलेंगे। 28 लाख में से सपोज करो अभी मेरा जो प्रोजेक्ट रनिंग है, मुझे उसके लिए 20 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो 20 लाख रुपए को कहेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। और 8 लाख रुपए अभी मैंने नहीं मांगे, मैं शायद अगले साल या 2-4 महीने बाद मांग लूँगा, उसे कहेंगे अनकॉल्ड कैपिटल। अच्छा, ये जो अनकॉल्ड कैपिटल है, इसमें से अपन एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके सपोज 5 लाख रुपए रख लेते हैं कि ये पैसा हम लिक्विडेशन पे लेंगे, तो उसे बोलेंगे रिजर्व कैपिटल। इसे हमने रिजर्व कर लिया फॉर लिक्विडेशन पर्पस। और जो पैसा हमने रिजर्व नहीं किया है वो अनरिजर्व कैपिटल है, मतलब ये 3 लाख मैं जल्दी ही मांगने वाला हूँ, ये 5 लाख मैं लिक्विडेशन में मांगूंगा। यानी जो रिजर्व कैपिटल होता है वो अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट होता है, और अनकॉल्ड कैपिटल जो होता है वो सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट होता है। सब्सक्राइब कैपिटल ऑब्वियस सी बात है इशूड कैपिटल का पार्ट होता है, जैसे एक बच्चा है उसके पापा होते हैं, दादा होते हैं, ऐसा। इसलिए अपन ये कैपिटल ट्री समझ रहे हैं। उसके बाद जो मैंने 20 लाख रुपए जनता से मांगा था कि 20 लाख रुपए मुझे दीजिए, सपोज मेरे को 1 लाख रुपए नहीं मिला तो मुझे 19 लाख रुपए मिला, तो 19 लाख रुपए को कहेंगे पेड अप कैपिटल। और 1 लाख रुपए जो नहीं मिल पाया उसे बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। कभी भी डिविडेंड का कैलकुलेशन होता है तो डिविडेंड का कैलकुलेशन इस पे होता है, पेड अप कैपिटल पे। तो इन सबके मीनिंग है, सबका इंपॉर्टेंस है, इसलिए एक बार में ही समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन बेसिकल क्वेश्चन नहीं, मैं आपको याद कराने की कोशिश करूंगा कि हम बात कर रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 की। तो ये कंपनीज एक्ट 2013 कब आया, लोकसभा में कब पारित हुआ? अपने को पता है लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद राष्ट्रपति के पास बिल जाता है, तब जाके कोई बिल एक्ट बनता है। पहले वो बिल होता है, विधेयक होता है, बाद में वो एक्ट अधिनियम बनता है। तो लोकसभा में पारित होने की तिथि है 18 दिसंबर 2012, ये याद करने हैं। उसके बाद वो राज्यसभा में गया, ठीक है, राज्यसभा में गया वो 8 अगस्त 2013। ऐसे याद कर लो, यहाँ पे शीतकालीन सत्र होगा, यहाँ पे आपका ग्रीष्म सत्र चल रहा है, मानसून सत्र, मुझे इतना नहीं पता। 18 दिसंबर 2012, उसके बाद 8 अगस्त 2013, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति की सहमति, इसको सहमति नहीं सम्मति बोलते हैं, कंसेंट, एसेंट, ये अपने को मिल गई 29 अगस्त 2013 को, हरी झंडी दिखा दी गई। उसके बाद ये लागू कब से हुआ? तो एक्चुअली कंपनीज एक्ट 2013 टुकड़ों में लागू हुआ है। पहले कुछ सेक्शंस इसकी 12 सितंबर को अधिसूचित की गई कि ये धाराएं तो 12 सितंबर से लागू होंगी, ऐसी 98 धाराएं थी। और उसके बाद 184 धाराएं 1 अप्रैल 2014 से लागू हुई, और फिर शनह और भी धाराएं लागू हुई। तो इस तरह से मामला है। तो ये आपको सारा क्रोनोलॉजी याद करना है, ठीक है। वो आप समझ लो, मैंने एक तरह से 4 MCQ कराने की कोशिश की, वो कुछ भी पूछ ले उसकी मर्जी है। नेक्स्ट, ये एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको रिमाइंड करने की कोशिश करूंगा कि पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। कुछ लोग बस मेन जो कंफ्यूजन कर लेते हैं वो कर लेते हैं पब्लिक कंपनी इक्वल टू गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि एक डेली लाइफ में उनको लगता है पब्लिक स्कूल इक्वल टू गवर्नमेंट स्कूल, पब्लिक हॉस्पिटल
इक्वल टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ऐसा उनको लगता है। यहाँ ऐसा नहीं है। देखो सबसे पहले तो अपन पब्लिक कंपनी की बात कर लेते हैं। तो पब्लिक कंपनी को कैसे डिफाइन किया गया है? वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 271, तो एक तो इसका सेक्शन आ गया 271, अभी भी अपने देखा था PU पब्लिक कंपनी। अब ये नेगेटिव सेंस में है कि वो कंपनी जो प्राइवेट नहीं होती, इसके लिए फिर आपको पहले प्राइवेट देखना पड़ेगा। तो प्राइवेट कंपनी, कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 268 के अनुसार निजी कंपनी वो कंपनी है जो अपने लेखों यानी अपने आर्टिकल्स के द्वारा शेयरों के अंतरण पर प्रतिबंध लगाती है, अपने सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित रखती है तथा जनता को प्रतिभूतियों की सदस्यता के लिए आमंत्रित नहीं करती। यहाँ पे आपको सबसे पहले वैसे प्राइवेट कंपनी समझना पड़ेगा, इसका सेक्शन भी पहले आता है। तो 268 में बताया गई है 3 खासियतें। उसमें आप शेयर्स इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, ट्रांसफरेबल है पर कंडीशनल है, तो शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल नहीं है। दूसरी बात, प्राइवेट कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो वो आम जनता को नहीं बुलाती, आओ आओ हमें पैसा चाहिए, ऐसा समथिंग नहीं करती। वो कुछ चुनिंदा लोगों से पैसा लेती है, वो रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, क्लोज सर्किल हो सकता है, वहाँ से पैसा लेती है। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसके जो नंबर ऑफ कहें मेंबर्स हैं वो 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते। हालांकि जब 200 का काउंटिंग करते हैं तो उसमें जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं या जो पास्ट एम्प्लॉयज़ हैं जो कि शेयर होल्डर भी हैं, हम उन्हें काउंट नहीं करते। मतलब मान लो कि 10 एम्प्लॉयज़ हैं, 10 एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने हमारे शेयर्स भी ले रखे हैं, तो वो एम्प्लॉयज़ भी हैं, शेयर्स भी हैं, शेयर होल्डर्स भी हैं। उन 10 को हम 200 की काउंटिंग में नहीं रखते। तो पहले आपको समझना पड़ेगा प्राइवेट कंपनी क्या होती है। अच्छा, पहले मिनिमम पेड अप कैपिटल का रूल होता था, अब वो मिनिमम पेड अप कैपिटल का रूल रिमूव कर दिया गया है। तो अब प्राइवेट कंपनी के लिए कितनी मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए? एक ज़माने में 1 लाख रुपए होगी, अब ऐसी कोई लिमिट नहीं है। अब एक बार ये समझ में आ गया, तो अब इन्होंने कहा जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, यानी जिसके अंदर ये दोनों तीनों तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो आपकी क्या है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और जिसकी न्यूनतम शेयर पूंजी अगर निर्धारित हो तो इतनी होती है। बाद में अमेंडमेंट करके उसको ईज ऑफ डूइंग के लिए उसको रिलैक्स कर लिया गया कि कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल की जरूरत कंपनी को पहले कभी 5 लाख होती थी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है? जो स्पेशल एक्ट से बनती है। मान लो RBI एक्ट, LIC एक्ट, सेबी एक्ट, यानी वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट के तहत नहीं, पार्लियामेंट के एक सत्र के दौरान बनी हो, तो वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट की धारा 220 के संदर्भ में किसी विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित हो, कोई उसके लिए अलग से स्पेशल एक्ट हो, तो उसे अपन बोलते हैं स्टैट्यूटरी एक्ट, क्योंकि इसमें वर्ड आता है स्टैट्यूट, मतलब लॉ सबसे सुप्रीम ऊपर। अब गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? बेसिकली कोई भी कंपनी जिसके 51% या उससे ज़्यादा, कम से कम 51%, यानी फिर 52, 53 कुछ भी हो सकता है, तो कम से कम 51% या उससे ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास हो। गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, या जॉइंटली उनके पास हो, तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। ठीक है, तो ये अपने को ने सारा समझ लिया। ठीक है, इसके बाद बात करें तो ये कुछ बातें हैं एक्स्ट्रा। PDF, हाँ, इस वाले चैप्टर का PDF हम व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर नहीं करेंगे या टेलीग्राम पे, ये आपको हमारे ऐप पे मिलेगा। ऐप के अंदर हम अनलॉक कर देंगे, ऐप के अंदर आप ऐप डाउनलोड करके इसको देख पाएंगे। इन जनरल शेयरिंग नहीं हो पाएगा ये वाला। अच्छा, अब कुछ अपन बात करते हैं। एक होता है नेम क्लॉज, एक होता है सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज। आप जो MOA की बात करते हैं, पार्षद सीमा नियम की बात करते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वाक्य होते हैं। तो नाम खंड क्या बताएगा कि भाई कंपनी का नाम क्या होगा, यानी ये कंपनी का ऑफिशियल नाम क्या होगा, इसको बताने के लिए है नेम क्लॉज। इसके बाद है सिचुएशन क्लॉज, का मतलब ये है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से स्टेट में होगा, किस राज्य में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, वो सिचुएशन क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी क्यों स्थापित की गई है, कंपनी क्या कार्य करेगी और कंपनी का स्कोप क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कंपनी इसके बियॉन्ड जाके काम करती है तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाता है। तो उद्देश्य खंड, ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या बताता है? कंपनी के व्यापार और उद्देश्यों या गतिविधियों का दायरा बताने वाला, तो आप वो कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद है दायित्व खंड, लायबिलिटी क्लॉज, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कंपनी को अलग करती है कि जो कंपनी के मेंबर्स हैं या कहीं शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी। मोस्टली लिमिटेड ही होती है। तो
फिर भी सदस्यों के दायित्व की सीमा को बताने वाला खंड, तो अगेन ये भी याद करने जैसा है, यानी A1 B2 C3 D4 ये मैच हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। अ वर्ड है इंटरनल ऑडिट, अंकेक्षण, इंटरनल ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो इंटरनल ऑडिट कौन करता है? कंपनी का ही कोई एम्प्लॉय करता है, कंपनी का ही कोई एम्प्लॉय करता है कि भाई कंपनी में सब चंगा सी, सब ठीक चल रहा है कि नहीं, इंटरनल कंट्रोल मजबूत है, फ्रॉड वगैरह तो नहीं होता है। तो फ्रॉड और एरर के अर्ली डिटेक्शन के लिए इंटरनल ऑडिट होता है। खास बात यह है कि इंटरनल ऑडिटर जो होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, उसका सीए होने की ज़रूरत नहीं है, वो कंपनी का ही कोई बंदा हो सकता है। तो इंटरनल ऑडिट यानी ये हो गया। अच्छा, सेक्रेटरियल ऑडिट, ये हर कंपनी को नहीं कराना पड़ता, इसमें क्राइटेरिया है। कंपनी सेक्रेटरी या इस पे नहीं जाते, अपन ये कहते हैं कि सेक्रेटरियल ऑडिट क्या बताता है कि कंपनी सारे नियम कायदों का पालन कर रही है या नहीं, यानी कंपनी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रही है या नहीं। बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे बुक्स मेंटेन करने होते हैं, कर रही है या नहीं, बहुत सारे मीटिंग्स अरेंज करने होते हैं, कर रही है या नहीं, बहुत सारे नोटिसेस रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, कर रही है या नहीं। तो उस अनुपालना को, यानी आप, एडहरेंस एक वर्ड होता है, आप सुन रहे हो या नहीं, जो जो आपको कहा गया था वो आप कर रहे हो या नहीं, इसके लिए सचिवीय अंकेक्षण होता है कि कंपनी कानूनी रूप से अनुपालना कर रही है और जो अभिलेख हैं वो उनको रख रही है या नहीं। अच्छा, कॉस्ट ऑडिट, ये भी स्पेशल काइंड ऑफ ऑडिट है, सबको नहीं कराना होता है, जिनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करती है उन्हीं को कराना होता है। और ऑब्वियस ही बात है, कॉस्ट सही तरीके से कैलकुलेट हो रही है या नहीं और कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं या नहीं, तो उसकी ऑडिट ये होती है। स्टैट्यूटरी ऑडिट, हर कंपनी को, चूंकि कंपनी में अधिकतर पैसा पब्लिक का लगा हुआ होता है, तो हर कंपनी को एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर, जो जनरली सीए होता है या सीए की फर्म होती है, एलएलपी हो सकती है, उससे अपने खातों की जांच करानी होती है और एक तरह से उससे एक तरह का सर्टिफिकेट लेना होता है कि कंपनी की बैलेंस शीट और P&L ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं। मतलब ये कोई पैसे दे के लेने जैसी चीज़ नहीं है, अगर ऑडिटर सेटिस्फाई होगा तो ही वो क्लीन रिपोर्ट देगा। तो इस तरह की एक ऑडिट जो कानूनन करानी ज़रूरी है उसे अपन स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं, ठीक है। तो ये स्वतंत्र अंकेशक द्वारा की जाती है। ऑब्वियस ही बात है, आके वो कंपनी के वित्तीय विवरण देखेगा, उसका ऑब्वियस ही बात है उसे पता होते हैं कि क्या क्या देखना है, उनको वो देखेगा, देन वो अपनी रिपोर्ट, जिसको ओपिनियन बोलते हैं, वो देगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद है कुछ शब्द हैं, वार्षिक साधारण सभा, असाधारण आम बैठक, बोर्ड बैठक और वर्ग बैठक। अब एजीएम क्या होती है? तो जनरली हर कंपनी साल में एक एनुअल जनरल मीटिंग बुलाती है और उसके अंदर जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाए जाते हैं शेयर होल्डर्स को, डिविडेंड की डिक्लेरेशन वहीं होती है। तो कई मेन काम होते हैं जो हर साल उस मीटिंग में होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। तो अच्छा, इसको मिलाना पड़ेगा। कंपनी के सदस्यों की वार्षिक बैठक जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। ईजीएम, मान लीजिए कोई अचानक मसला आ खड़ा हुआ तो कंपनी आनन फानन में, या कह लो शॉर्ट नोटिस पे, जो मीटिंग अरेंज करेगी जिसमें शेयर होल्डर्स की कंसेंट ज़रूरी है। भाई अगर बोर्ड लेवल का मामला होता तो बोर्ड मीटिंग में ही हो जाता, बोर्ड मीटिंग मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, वहीं फैसला हो जाता। लेकिन अगर कोई मसला ऐसा है, अब एजीएम तक वेट नहीं कर सकते, तो फिर ईजीएम, है ना, बुलाई जाती है। तो इसका क्या हुआ? विशेष या तत्काल कार्य के लिए बुलाई गई कंपनी की असाधारण बैठक, स्पेशल मीटिंग ऑफ द कंपनी कॉल्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। बोर्ड बैठक, ऑब्वियस ही बात है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसके भी नियम होते हैं कि आपको साल में इतनी करनी है, तो वो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं। इसमें कंपनी के डायरेक्टर्स समय समय पे कंपनी की दिशा तय करते हैं कि हम सही चल रहे हैं या नहीं, या क्या चेंज करना है। एक है क्लास मीटिंग, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर है एक क्लास, एक है प्रेफरेंस शेयर होल्डर की क्लास। तो अगर पर्टिकुलर इक्विटी शेयर से रिलेटेड कोई मामला है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बुलाया जाएगा। मान लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कोई रिलेटेड मामला है तो केवल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बुलाया जाएगा, तो उसको अपन क्लास मीटिंग बोलते हैं। किसी वर्ग विशेष के या विशेष वर्ग के अंशधारकों की बैठक, पर बेसिकली ये शेयर होल्डर्स से मतलब है ना, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं। अगेन कुछ वर्ड्स हैं, मैं याद करने की कोशिश करूँगा। एक वर्ड है सूत्रधारी कंपनी, एक वर्ड है सहायक कंपनी, एक है सहयुक्त कंपनी और एक है निष्क्रिय कंपनी। तो सूत्रधारी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, इसको मैं बोलता हूँ पापा कंपनी। तो दो लोगों में रिलेशन बड़ा नज़दीक है, एक है होल्डिंग कंपनी और एक है सब्सिडरी कंपनी। तो जैसे मेरा एक फेवरेट एग्जांपल है कि जैसे ये एक कंपनी है जिसका नाम है एमकॉम लिमिटेड और एक कंपनी है उसका नाम है बीकॉम लिमिटेड। तो मान लीजिए कि बीकॉम लिमिटेड के 60% शेयर्स एमकॉम के पास है, तो एग्जैक्ट 60% की ज़रूरत नहीं है, अगर 50% से ज़्यादा शेयर्स है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी से अलग है, गवर्नमेंट कंपनी में कम से कम 51% होने चाहिए, यहाँ पे 50% से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। एग्जैक्ट 50% होने पर भी वो होल्डिंग कंपनी नहीं बनेगी, उसके पास 50% से थोड़े से ज़्यादा शेयर होने चाहिए। मैंने एग्जांपल के लिए 60% शेयर ले लिए, तो अगर इसकी जो कैपिटल है उसका 60% अगर इसके पास है तो इसे कहेंगे होल्डिंग कंपनी, इसे कहेंगे सब्सिडियरी कंपनी, हिंदी में इसे कहेंगे सूत्रधारी कंपनी और इसे कहेंगे सहायक कंपनी। या फिर इसका मान लीजिए कि इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 7 लोग हैं, तो 7 का आधा होता है 3.5, तो 3.5 से थोड़ा ज़्यादा हो गया 4। तो अगर 7 में से 4 लोग इसके कंट्रोल में हो, यानी अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन पे अगर इसका नियंत्रण हो, तो फिर ये बनेगी सूत्रधारी कंपनी, ये बनेगा पापा, ये बनेगा बेटा। ठीक है। और एक मान लीजिए एक कंपनी है, उसका नाम है 12th फेल लिमिटेड। कहानी है जी 12th फेल लिमिटेड। सपोज करो 12th फेल लिमिटेड के 80% शेयर्स बीकॉम लिमिटेड के पास है, और ये स्थिति तो है ही कि बीकॉम लिमिटेड के 60% शेयर्स एमकॉम के पास है। अब इतना लॉजिक में लगाना कि सर 12th फेल है तो बीकॉम कैसे हुआ, एक बात है यार। तो 12th फेल लिमिटेड के चूंकि 80% शेयर्स इसके पास हैं और इसके 60% शेयर्स हमारे पास हैं, तो हम इसके लिए डायरेक्ट होल्डिंग है और इसके लिए इनडायरेक्ट होल्डिंग है, यानी हम इसके पापा हैं और इसके दादा हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, इसके जो पापा हैं 12th फेल के जो पापा हैं उसके हम पापा हैं। तो ये जो है ना, ये 12th फेल कंपनी, ये 2 लोगों की सब्सिडियरी है। ये बीकॉम लिमिटेड की तो डायरेक्ट सब्सिडियरी है और ये जो इस वाली कंपनी है उसकी इनडायरेक्ट सब्सिडियरी है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, एक वर्ड है एसोसिएट कंपनी, हिंदी में नाम आया है सहयुक्त कंपनी। 20%, अगर किसी कंपनी के 20% या उससे ज़्यादा शेयर्स दूसरे कंपनी के पास है तो वो अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रखती है, अच्छा खासा प्रभाव रखती है, दखल अंदाजी की हैसियत में है, ज़्यादा नहीं है, 20% ही है, तो एसोसिएट कंपनी कहलाएंगी। तो एक कंपनी के 20% से ज़्यादा शेयर अगर दूसरे शेयर कंपनी के पास है तो वो आपस में एसोसिएट कंपनी कहलाएगी। वह कंपनी जिस पर किसी अन्य कंपनी का पूर्ण नियंत्रण तो नहीं होता बल्कि उसका महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, सहयुक्त कंपनी कहलाती है। ठीक है, तो जिस पे प्रेशर है, जिस पे दबाव है, तो जैसे जिस पे दबाव है पहले वो उसको कहा हमने सहायक कंपनी, अगर 50% से ज़्यादा शेयर इधर है तो। अब अगर 20%, 50% तो नहीं है, 20 और 50 के बीच में है, तो फिर वो ये जो छोटी कंपनी है उसे एसोसिएट कंपनी कहेंगे। डोरमेंट कंपनी क्या है? वह कंपनी जो वर्तमान में कोई महत्वपूर्ण व्यावसायिक गतिविधि या लेखा व्यवहार नहीं कर रही, अभी कोई खास ट्रांजैक्शंस नहीं कर रही है, तथा भविष्य में व्यवसाय प्रारंभ करने या किसी असेट्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपीआर होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उक्त प्रकार का दर्जा प्राप्त करती है। तो निष्क्रिय कंपनी, निष्क्रिय मतलब कोई खास काम नहीं कर रही, तो आज के दिन ना तो कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कर रही है, ना कोई अकाउंट्स वगैरह रख रही है, लेकिन उनको एक आगे के पर्पस के लिए उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करा लिया है और डोरमेंट कंपनी का दर्जा प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह का ये चीज़ है, यानी किसी चीज़ में वो लगे हुए हैं, अपने आप को एनरोल तो करा लिया है। अच्छा ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और एक वर्ड है इंटरम डिविडेंड, एक है फाइनल डिविडेंड, एक है अनपेड डिविडेंड और एक है IEPF। तो इंटरम डिविडेंड क्या होता है? मतलब रिजल्ट आने से पहले खुशियाँ मनाना। मान लो एक बच्चे का अभी उसने एग्ज़ाम दिया ही है, रिजल्ट अभी आया नहीं है और वो मिठाई बांटना शुरू कर दे, लोग उसको पागल कहेंगे, खास करके गवर्नमेंट जॉब वाले मामले में। लेकिन इंटरिम डिविडेंड कुछ वैसा ही है कि सपोज करो 1 अप्रैल 2025 वर्ष शुरू हुआ,
31 मार्च 2026 को फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ। कंपनी के शुरू के 6 महीने के नतीजे बहुत अच्छे आए और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत खुश थे और उन्होंने 12% डिविडेंड डिक्लेयर किया। मैं आपको बता दूं, डिविडेंड दिया प्रॉफिट्स में से जाता है, लेकिन डिविडेंड कैलकुलेट जो होता है वो पेड अप कैपिटल पे होता है। तो जितनी पेड अप कैपिटल है, से फॉर एग्जांपल 50 लाख है, तो कंपनी ने 50 लाख का 12% 6 लाख डिविडेंड देने का तय किया, तो इसे इंटरिम डिविडेंड कहेंगे, अंतरिम लाभांश कहेंगे, यानी अंतिम नतीजे आने से पहले लाभांश का वितरण। तो ये है वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले घोषित किया गया लाभांश। तो अंतिम किसको कहेंगे? अंतिम अंतरिम हिंदी में फ़र्क है। फाइनल डिविडेंड कब कहेंगे? जब हमारे अकाउंट्स फाइनलाइज हो जाएंगे, जब पूरे साल 31 मार्च ख़त्म हो गया, हमने हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लिए, क्या नतीजा है, उसके बाद कंपनी को लगा, क्योंकि एक बार अगर आप डिविडेंड प्रपोज करते हो और फिर वो एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर हो जाता है, तो फिर कंपनी को वो देना पड़ता है एज अ डेट। तो फाइनल डिविडेंड मतलब कंपनी के नतीजे आ जाने के बाद जो डिविडेंड घोषित किया जाता है वो। अच्छा, इसमें अब अनपेड डिविडेंड अकाउंट, एक वर्ड में और दे सकता था, एक वर्ड होता है अनक्लेम डिविडेंड। अनक्लेम डिविडेंड क्या कि जैसे कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया एजीएम में और कंपनी को 30 दिन के अंदर पेमेंट करना होता है। शेयर होल्डर्स को चाहिए कि वो 30 दिन के अंदर पैसा उठा लें, लेकिन वो पैसा लेने नहीं आए, यानी किसी के पास मौका था, क्योंकि वो शेयर होल्डर है, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, नज़दीकी ब्रांच से जाके उसे केवल अपना डिविडेंड का पैसा उठाना था, पर वो लेने नहीं आया, तो उसको बोलते हैं अनक्लेम डिविडेंड। ऐसा अनक्लेम डिविडेंड वो कभी भी लेने आ सकता है, वो कभी भी लेने आ सकता है। तो कंपनी एक स्पेशल बैंक अकाउंट खोलती है फॉर दैट पर्पस, उसको अपन बोलते हैं अनपेड डिविडेंड बैंक। वैसे मैं बता दूं, 3 नाम आएंगे इसमें, एक है बैंक, एक है डिविडेंड बैंक और एक है अनपेड डिविडेंड बैंक। कंपनी का जो रूटीन बैंक अकाउंट होता है उसको तो अपन बैंक अकाउंट बोलेंगे। कंपनी डिविडेंड का पेमेंट करने के लिए जो विशेष खाता खुलाती है, फॉर एग्जांपल 30 डेज के लिए, वो होता है आपका डिविडेंड बैंक अकाउंट। और अगर उस समय कोई पैसे लेने नहीं आया तो वो कभी भी आ जाएगा उठ के, तो उसके लिए स्पेशल अकाउंट खुलता है, वो है अनपेड डिविडेंड अकाउंट। फिर अब एक बात है कि अगर वो 7 साल तक नहीं आया, तो अगर वो 7 साल तक नहीं आया तो भी वो पैसा कंपनी के लिए बचत या इनकम नहीं होता, वो पैसा कंपनी को IEPF में जमा कराना पड़ता है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, हिंदी कर लेंगे तो निवेशक शिक्षा व संरक्षण कोष, उसमें जमा कराना होता है। तो इस तरह से आप मिला लेंगे तो आप बात पूरी समझ गए। एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर तो मिलाना विलाना कर लोगे, मैं आज उस पर टाइम थोड़ा कम लगा रहा हूँ। अच्छा, ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, अगेन याद कराने हैं। एक वर्ड है निगमीय पर्दे का सिद्धांत। सोचो आप और मैं हूँ और बीच में एक पर्दा हो, ठीक है, तो ये पर्दा चिलमन, ये थोड़ा सा आपको मेरे बीच में डिस्टेंस करेगा। तो एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट वेल, मतलब ये आपका अपन जो पढ़ते हैं ना बार बार कंपनी की विशेषताओं में, पृथक अस्तित्व का सिद्धांत। तो पृथक अस्तित्व का सिद्धांत बेसिकली कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और जो शेयर होल्डर होते हैं वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। जो कहें एकाकी व्यापार होता है, सोल ट्रेडर होता है। सोल ट्रेडर में एक और बात समझ लो, अकाउंट्स की दृष्टि से तो हमेशा ओनर और बिजनेस अलग अलग होते हैं। अकाउंट्स की दृष्टि में तो सिंपल रूल है, ओनर और बिजनेस अलग अलग होते हैं। अब वो बात छोड़ो, अब मैं लॉ की दृष्टि से बता रहा हूँ। लॉ की दृष्टि से जहाँ सोल ट्रेडर की बात होती है वहाँ वो दोनों एक ही हैं। तू ही बिजनेस है, तू ही बिजनेसमैन है, तू ही राजा, तू ही वजीर। पार्टनरशिप में भी आप ही फर्म हो, आप ही पर्सन हो, वहाँ पे भी सेपरेट लीगल नहीं होता एंटिटी, इसीलिए उन दोनों केसेस में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। लेकिन कंपनी में एक अलग बीच में एक आवरण होता है, एक पर्दा होता है, वहाँ पे कंपनी अलग होता है, शेयर होल्डर्स अलग होते हैं। भले कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे से असेट्स खरीदती है, पर वो असेट्स कंपनी के असेट्स कहलाते हैं, न कि शेयर होल्डर के असेट्स। कंपनी की कार में शेयर होल्डर बोलेगा नहीं घुमा के आओ मेरे पास 10% शेयर है, नहीं।
इसीलिए दोनों का पृथक अस्तित्व होता है। तो पृथक अस्तित्व वह कानूनी आवरण जो कंपनी को उसके सदस्यों एवं निवेशकों से पृथक कानूनी व्यक्तित्व प्रदान करता है, जिससे सामान्यतः कंपनी के कार्यों के लिए सदस्य व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होते हैं। अगर मान लो मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरा प्रोडक्ट खा के कोई बीमार पड़ जाए, वो मेरे ऊपर केस करे तो मुझे ही भरना पड़ेगा। लेकिन कंपनी है, कंपनी एक बिजनेस में है, से फूड बिजनेस में ही है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाती है, बिस्किट वगैरह बनाती है। कंपनी का प्रोडक्ट खा के कोई बीमार पड़ गया, क्लेम कर दिया, तो वो क्लेम के लिए कंपनी लायबल है, ना कि कंपनी के शेयर होल्डर्स। यानी आप समझो, वहाँ इंडिविजुअल दुकानदार कंपनी का दुकान का मालिक था, तो वहाँ उसे क्लेम भरना पड़ेगा, या लेकिन यहाँ जो शेयर होल्डर्स हैं उनका दायित्व केवल खरीदे गए अंशों तक सीमित है। उन्होंने शेयर्स के लिए जितना पैसा देने का प्रॉमिस किया है, बस वो वहाँ तक लायबल है, वो कंपनी के एक्ट्स के लिए लायबल नहीं है। कभी कभी ये पर्दा हटा दिया जाता है बीच का, वो एक अलग बात है, पर जनरली शेयर होल्डर्स के बीच में और कंपनी के बीच में एक पर्दा होता है जो उन दोनों को अलग अलग करता है। इसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, रचनात्मक सूचना का सिद्धांत। बेसिकली क्या होता है, कंपनी के जो एमओए है, एमओए पार्षद सीमा नियम, और कंपनी का जो एओए है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पार्षद अंतर नियम, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं, ये पब्लिक डोमेन में होते हैं, कोई भी इनको देख सकता है, कोई भी इनको पढ़ सकता है। अब इसका मतलब क्या है, कोई आदमी जो कंपनी से डील करता है वो कल को ये नहीं कह सकता कि हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था। जैसे मान लो कंपनी का जो एमओए है उसमें एक ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी क्या एक्टिविटीज़ कर सकती है, किस एरिया में काम करेगी, वो सब लिखा हुआ होता है। अब ऐसे में कोई व्यक्ति हमारा एमओए ना पढ़े और कोई अल्ट्रा वायरस अग्रीमेंट कर ले, अल्ट्रा वायरस अग्रीमेंट आगे जाके वॉइड हो जाएगा, समझो सामने वाला फंस जाएगा, मतलब उसका पैसा डूब भी सकता है। उस समय वो ये दलील देगा कि मैंने तो एमओए पढ़ा ही नहीं। लेकिन कानून ये मानता है, मतलब कोर्ट ये मानेगा कि आपने वो पढ़ लिया था। वो बोले मैंने कब पढ़ा, तो चूंकि एमओए जो है वो पब्लिक डोमेन में है, इसे उसे पढ़ा हुआ माना जाएगा। यानी इसे वो सूचित है या नहीं, पर कानून मानता है कि उसको सूचना थी। रचनात्मक सूचना का सिद्धांत ये कहता है। तो ये किसको सुरक्षा देता है, ये एक तरह से कंपनी को सुरक्षा देता है। रचनात्मक सूचना का सिद्धांत कंपनी को सुरक्षा देता है, कोई ये नहीं कह सकता कि हमें पता नहीं था। इसके बाद एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये वाला फिर है आउटसाइडर्स को सुरक्षा देता है। मतलब आप सोचो, अभी अगर आपका एग्जाम होने जा रहा है, मान लो अगले हफ्ते एग्जाम होने जा रहा है, आप इस बात की चिंता करते हो क्या कि उन्होंने वहाँ पे टेबल कुर्सी प्रॉपर लगाए होंगे या नहीं, वहाँ पे फ्रिस्किंग वगैरह जांच वगैरह के लिए पुलिस वालों को फ़ोन कर दिया होगा या नहीं, वहाँ पानी की व्यवस्था होगी या नहीं, वहाँ पे बाहर नोटिस बोर्ड पे सबके रोल नंबर लिखे होंगे या नहीं, ये सब तुम मान के चलते हो कि उन्होंने कर दिया है, और नहीं किया है तो एग्जाम सेंटर वालों का हेडक है। उसी तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहता है कि बाहर वाले आउटसाइडर्स को ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि इंटरनल सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं या नहीं। अगर बाहर वाला कोई अल्ट्रा वायरस अग्रीमेंट नहीं कर रहा है और इंटरनली कोई मान लीजिए कंपनी ने 50 लाख का लोन लिया, जो कि कंपनी ले सकती थी, बाहर वाले ने 50 लाख का लोन लिया, हो सकता है उसके लिए एक बोर्ड मीटिंग होनी थी और उस बोर्ड मीटिंग में कोरम पूरा होना था, लेकिन उस बोर्ड मीटिंग में कोरम पूरा था ही नहीं, यानी जितने लोग आने थे उतने लोग आए ही नहीं थे। तो कहने का मतलब है गलती है, लेकिन कहाँ है, कंपनी के एंड पे। तो 50 लाख जिसने लोन दिया वो तो अपना पैसा वसूल करेगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बाहर वाले लोगों को संरक्षण प्रदान करता है, उनको ये मान के चलने का हक होता है कि कंपनी ने अपने सारे इंटरनल रूल्स लॉज वगैरह फॉलो कर लिए होंगे। इसके बाद है अल्ट्रा वायरस का सिद्धांत, तो ये तो मैंने बता ही दिया कि अगर कंपनी से अग्रीमेंट करने वाला कोई बंदा कंपनी के उद्देश्य या एक्टिविटीज़ के बाहर जाके कोई अग्रीमेंट कर रहा है तो वो अल्ट्रा वायरस अग्रीमेंट है। आगे जाके वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, शून्य घोषित हो जाएगा, व्यर्थ ठहराव हो जाएगा, हो सकता है फिर इसका खामियाजा सामने वाले को भुगतना पड़े। ठीक है, तो ये सारे आपको याद करने हैं। चलिए ठीक है, ओके। एक वर्ड है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, एक है स्पेशल रिजोल्यूशन, एक है रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस और एक है बोर्ड रिजोल्यूशन। तो जनरली मान लीजिए 11 लोग हैं,
11 लोग हैं एक मीटिंग में वोट करने वाले, 6 लोग एक तरफ हो गए, 5 लोग एक तरफ हो गए, तो एक साधारण बहुमत से जो पास हो जाता है वो हो जाता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, जहाँ पे पक्ष में जो वोट हो वो विपक्ष से ज़्यादा हो तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो जाता है। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के लिए कम से कम 75% बहुमत होना चाहिए, यानी यूँ समझ लो कि 100 लोग हैं तो 75 एक तरफ हों, 25 एक तरफ हों, मतलब ये कम से कम 75% से ज़्यादा बहुमत हो तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है। और कुछ रिजोल्यूशन ऐसे होते हैं अगर वो मीटिंग में रखने हैं तो उससे पहले शेयर होल्डर्स को स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। अगर किसी ऑडिटर को हटाने की तैयारी हटाना चाहते हैं, या किसी ऑडिटर को हटा के वो दूसरे को लाना चाहते हैं, या किसी डायरेक्टर को शेयर होल्डर्स हटाने की सोच रहे हैं, उसकी जगह किसी को लाने की सोच रहे हैं, तो एकदम से मीटिंग में वो ये बात नहीं रख सकते, उसके लिए पहले उनको स्पेशल नोटिस देना होगा। और बोर्ड रिजोल्यूशन ऑब्वियस ही बात है, बोर्ड की बैठक में जो डिस्कशन के बाद फाइनल होता है वो बोर्ड रिजोल्यूशन होते हैं, ठीक है। इसके बाद है, ये तो सिंपल है, शेयर होल्डर्स को क्या क्या राइट होते हैं उस पे है। शेयर होल्डर्स को ऑब्वियसली बात है सभा में उपस्थित होकर वोट देने का अधिकार होता है जो कंपनी से रिलेटेड मसले होते हैं। शेयर होल्डर का एक होता है वोटिंग राइट, एक होता है ऐसे डिविडेंड राइट, मतलब कंपनी में वो पैसा लगाता है, अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसके बाद डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसे डिविडेंड प्राप्त करने का अधिकार होता है। ये उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना डिवेंचर होल्डर्स का ब्याज पाने का अधिकार होता है, उनको ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमें डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हाँ एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगा तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पाने का अधिकार होता है। उसके अलावा राइट इशू का मतलब ये है कि अगर कंपनी जो नए शेयर इशू कर रही है तो नए शेयर बाजार में इशू करने से पहले कंपनी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, पुराने शेयर होल्डर्स हैं, उनसे पूछेगी कि आप लोगे क्या, ये उनका अधिकार है। ऐसे अंशों को अधिकार अंश बोलते हैं, उर्दू में उनको हक शफा अंश बोलते हैं, अंग्रेजी में राइट इशू बोलते हैं, ठीक है। और एक है इंस्पेक्शन राइट, एक मिनिमम फीस देके कोई भी कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं और पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, उनको देख सकता है और फीस वगैरह देके उनकी फ़ोटोकॉपी भी ले सकता है। तो ये शेयर होल्डर्स के राइट होते हैं। जब हम बाहर वाले लोगों को राइट दे रहे हैं तो शेयर होल्डर को राइट होगा ही होगा। इसके बाद है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर्स को अपने को पता है, फॉर एग्जांपल अगर 12% प्रेफरेंस शेयर है तो इसका मतलब है कि इन्हें अपनी कैपिटल पे 12% डिविडेंड मिलेगा। लेकिन जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको 12% तो डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा और अगर बच गया तो फिर उनको और मिलेगा। सपोज हमने कहा कह रखा है 3% आपको और मिलेगा, तो ऐसे लोग, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो पहले लॉट में डिविडेंड लेने के बाद बचे हुए डिविडेंड में से भी पार्टिसिपेट करते हैं, उनको अपन बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। हिंदी में बोलते हैं भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, या एक होता है अवशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश। आप शब्दों को तोड़ेंगे, अवशिष्ट होता है बचा खुचा, बचे कुचे में भाग लेने वाला यानी भागी, अवशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश। अच्छा, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? जिनको सपोज करो 2024 में डिविडेंड अगर नहीं मिला तो वो डिविडेंड अगले साल के लिए अक्यूमुलेट हो जाएगा और अगले साल डिविडेंड डिक्लेयर होने से पहले इनका 2024 का डिविडेंड इनको मिलेगा। 25 की बात बाद में होगी, पहले इनका बचा हुआ इनको मिलेगा। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड संचित होता जाता है, ठीक है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ऑब्वियस ही बात है, देखो कंपनी जो पैसा उठाती है, कुछ पैसा तो कंपनी अपने जीवन काल के अंत में वापस करती है। इक्विटी शेयर होल्डर्स के मामले में ऐसा ही होता है जनरली कि कंपनी ने जो पैसा लिया है, कंपनी जब लिक्विडेशन होगा तब वो कंपनी पैसा वापस करेगी। लेकिन कई मामलों में कंपनी जो पैसा लिया है उसे 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, प्रेफरेंस शेयर के केस में मैक्सिमम 20 साल के अंदर अंदर कंपनी वापस कर देती है। तो कंपनी अपने जीवन काल के दौरान जिनका पैसा लौटा देती है, लौटाने का प्रॉमिस करती है, वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अधिकतम 20 साल के अंदर निपटाने होते हैं। लेकिन इसमें एक नियम और है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगी हुई कंपनीज हैं और उन्होंने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से पैसा उठाया है तो वो मैक्सिमम 30 साल तक लौटा सकते हैं। हालांकि फिर इसमें बात है कि 20 साल के बाद उनको एनुअली कम से कम 10% को निपटाते जाना पड़ेगा। अच्छा, परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको हमने ये कहा है कि आगे जाके अगर आप अपने आप को इक्विटी शेयर में चेंज कराना चाहोगे तो चेंज करा पाओगे।
अभी तुम्हें विश्वास नहीं है तो अभी तुम प्रेफरेंस शेयर होल्डर की तरह काम करो, अगर बाद में तुम्हें लगे कि हमें इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट कर देना तो हम तुम्हें कन्वर्ट कर देंगे। तो इस ऑप्शन के साथ जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। थोड़ी स्पीड फास्ट लग रही होगी लेकिन मजबूरी है। इसके बाद ये कुछ सेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट है, 128, 129, 134 और 137। 128 क्या कहती है, हर कंपनी को अपने जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, जो अपने सिचुएशन क्लॉज में दिया है, वहाँ आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने होंगे, ठीक है। और जो तरीका हम बताएंगे, जैसे कि आपको अक्रूवल सिस्टम अपनाना होगा, डबल एंट्री सिस्टम अपनाना होगा, उस सिस्टम से बनाने होंगे। सेक्शन 129 किस बारे में है कि कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाएंगे और साथ ही साथ इसीलिए वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे जो सेक्शन 133 में डिफाइन होते हैं, उनको फॉलो करेंगे। सेक्शन 134 कहता है कि कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और जो उनकी बोर्ड रिपोर्ट है वो उसको ऑब्वियस बात है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेगा ही करेगा, और जिन जिन लोगों के साइन बनते हैं वो लोगों को उनके ऊपर साइन करना होगा। सेक्शन 134 इस बारे में है। सेक्शन 137 ये कहती है कि एक बार जब आपकी एनुअल जनरल मीटिंग हो जाएगी, शेयर होल्डर्स को खाते वाते दिखा दिए जाएंगे, उसके 30 दिन के अंदर आप आरओसी के पास रिटर्न फाइल करोगे और वहाँ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करोगे 30 दिन के अंदर, एजीएम हो जाने के 30 दिन के अंदर। सारे सेक्शंस याद रखने हैं, सेक्शन में क्या है वो भी याद रखना है। उसके बाद ये है कि एक होता है नेकेड डिवेंचर्स, एक वर्ड होता है बियरर डिवेंचर, एक है रजिस्टर्ड डिवेंचर और एक है मोर्गेज डिवेंचर। मान लो कंपनी ने, डिवेंचर का मतलब क्या, कंपनी लोन लेती है, कंपनी लोन लेती है और बदले में सामने वाले को एज अ सर्टिफिकेट डिवेंचर इशू करती है। तो नेकेड डिवेंचर बेसिकली अनसिक्योर्ड डिवेंचर होते हैं और उन में कंपनी पैसा लेती है पर बदले में कोई चीज़ गिरवी नहीं रखाती। तो ऐसे ऋण पत्र जिसके बदले कंपनी किसी संपत्ति को ना तो गिरवी रखाती है ना कोई प्रभार चार्ज क्रिएट करती है और केवल कंपनी के गुडविल के आधार पे या क्रेडिट वर्दीनेस के आधार पे जो पैसा उठा लेती है और बदले में डिवेंचर दे देती है, तो वो नेकेड डिवेंचर होते हैं, अनसिक्योर्ड डिवेंचर होते हैं। इसका उल्टा होता है ये वाला डिवेंचर, मोर्गेज डिवेंचर या सिक्योर्ड डिवेंचर। इसमें कंपनी जो जनता से पैसे लेगी बदले में कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखाएगी या प्रॉपर्टीज़ पे चार्ज क्रिएट कर देगी। चार्ज क्रिएट करने का मतलब क्या है कि इन प्रॉपर्टीज़ को बेच के अगर पैसा आया तो वो पैसा आपका मिलेगा। उसमें फिर दो तरह के चार्ज होते हैं, फ्लोटिंग चार्ज और फिक्स चार्ज। अच्छा, अब ये दोनों आपस में अपोजिट है। एक होते हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर, मतलब ऐसे डिवेंचर जिनको इशू करेंगी तो डिवेंचर होल्डर कौन है उसका कंपनी एक रजिस्टर बनाएगी। तो रजिस्टर्ड डिवेंचर इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं क्योंकि वो कंपनी के रजिस्टर के थ्रू मूव होते हैं। ए आदमी बी आदमी को देना चाहेगा तो ए आदमी पहले कंपनी को बताएगा, कंपनी ए का नाम काट के बी का नाम चढ़ा देगी, यानी एक रजिस्टर में लिखा होता है, इसलिए रजिस्टर्ड डिवेंचर। और बियरर डिवेंचर क्या होते हैं, कंपनी ने डिवेंचर इशू कर दिया, उस पर डिवेंचर होल्डर का नाम नहीं है, वो बंदा जिसको देना चाहे उसको दे सकता है। ठीक है, आपने बस का टिकट खरीदा, उसके बाद आपने बस का टिकट अपने भाई को, मम्मी को, किसी को भी दे दिया तो वो इजीली ट्रांसफरेबल माय डिलीवरी है, तो बियरर डिवेंचर। ठीक है। अच्छा, एक बच्चा कल परसों में वो बोलता है कि सर वो आप ना थोड़ा समय तो दिया करो स्क्रीनशॉट लेने का। तो बहुत सिंपल होता है, आप पॉज कर दो वीडियो, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो, उसमें कहाँ दिक्कत है, बीच बीच में मैं साइड में तो हो ही जाता हूँ। अच्छा, इसके बाद है शेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस और प्रोस्पेक्टस। पहले तो एक सिंपल समझ लो प्रोस्पेक्टस क्या, कि अगर कंपनी को पैसा उठाना है पब्लिक से तो कंपनी को आप, पब्लिक को आप सूचित करोगे कि हम ये हैं, मतलब हम ये कंपनी है, हमारा ये बिजनेस है, इतने साल से बिजनेस कर रहे हैं, हमारे प्रमोटर्स ये हैं, हमारी बैलेंस शीट पोजीशन जो भी है वो ये है, मतलब अपने बारे में आप जानकारी दोगे और पब्लिक को इनवाइट करोगे कि आओ हमारे कंपनी के अंदर पैसे लगाओ। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया जाता है वो होता है प्रॉस्पेक्टस। तो ये एक तरह से जनता को अंश या प्रतिभूति खरीदने का निमंत्रण देने वाला दस्तावेज होता है और ये एक इसको सार्वजनिक प्रस्ताव दस्तावेज भी बोल सकते हैं। अब मान लो कोई कंपनी है, उसको 100 करोड़ रुपया चाहिए और मान लीजिए कि 2 साल में चाहिए, लेकिन एक साथ नहीं चाहिए, तो या तो कंपनी बार बार प्रॉस्पेक्टस इशू करे, अगर बार बार प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करना चाहती तो शेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकती है। जैसे शेल्फ में रखी हुई किताब होती है, मान लीजिए किसी में अलमारी शेल्फ, अगर आप कभी लाइब्रेरी गए हो तो वो क्या करता है, बंदा उस किताब को पढ़ेगा, पढ़ के वापस रख देगा, फिर कोई और पढ़ेगा, तो एक ही शेल्फ में रखी हुई किताब बार बार सर्व करती है। तो शेल्फ प्रॉस्पेक्टस ऐसे ही रहता है, इसमें एक बार कंपनी
प्रॉस्पेक्टस इशू कर देती है। सपोज करो उस समय कंपनी ने कहा अभी हमें 20 करोड़ रुपए चाहिए, फिर 3 महीने के बाद 20 करोड़ मांग लिए, फिर 6 महीने के बाद 20 करोड़ मांग लिए, ऐसा करके मांगती रहती है। तो शेल्फ प्रॉस्पेक्टस ये होता है जो एक बार प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है और उसके थ्रू बार बार सिक्योरिटीज़ को इशू किया जा सकता है। अब एक होता है रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस, हिंदी में बड़ा खतरनाक नाम है मायावी। मायावी, रामायण महाभारत याद आ रहा होगा, सींग लगा के एक आदमी साधु के वेश में आता है फिर राक्षस बन जाता है। तो रेड हेयरिंग या मायावी प्रवरण किसको कहा? अगर प्रॉस्पेक्टस से ये क्लियर है कि कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है और क्या दाम पे इशू कर रही है, यानी क्वांटिटी क्लियर है, प्राइस क्लियर है, तो वो तो प्रॉस्पेक्टस है। लेकिन कंपनी ये कहती है, सपोज करो कि हम हमारा शेयर देंगे और शेयर का भाव 110 रुपये से 120 रुपये के बीच होगा, तो इस 110 रुपये को अपन बोलते हैं फ्लोर प्राइस, 120 को बोलते हैं कैप प्राइस। याद करना इजी है, फ्लोर फर्श नीचे और कैप माथे पे ऊपर। तो अब ये है कि जनता के पास ये जाएगा, फिर जनता लेगी कि जनता, कोई कहेगा मैं 115 रुपये में लेने को राजी हूँ, कोई कहेगा 118 में लेने को राजी हूँ, कोई बोलेगा 112 रुपये में लेने को राजी हूँ। वो अपने अपने हिसाब से बिड लगाएंगे। तो एक बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है और फिर उससे निकल के आ जाता है कि फिर सपोज करो 117 रुपये निकल के आया, तो कंपनी ने कहा कि हम 117 रुपये के भाव पे इतने शेयर देंगे। तो ऐसा जो मायावी प्रवरण होता है जिसमें प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स डिसाइडेड या अंतिम रूप से डिसाइडेड शुरू में तो नहीं होते, उसको अपन मायावी या रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। इसके बाद है डीम्ड प्रॉस्पेक्टस। डीम्ड प्रॉस्पेक्टस में बेसिकली होता है कि जैसे मान लीजिए कि जैसे ए कंपनी है, ए कंपनी जनता को तो प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर रही है। ए कंपनी ने बीच में कंपनी है XYZ लिमिटेड, इसको 1 लाख शेयर दिए और इसने फिर पब्लिक को इनवाइट किया, तो ये जो डॉक्यूमेंट इशू करेगी ना उसे प्रॉस्पेक्टस ही माना जाएगा। ये इन्होंने ज़बरदस्ती बीच में एक आदमी खड़ा कर दिया, एक तरह से इसने कह दिया तू तो मेरे को 1 लाख शेयर्स के पैसे दे दे और तू जनता को बेचता रही हो। तो ये जो कंपनी बीच वाली है, इंटरमीडिएटरी जो कंपनी है, वो जो प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी वो कानून की नज़र में प्रॉस्पेक्टस ही माना जाएगा। तो बिक्री के लिए प्रस्ताव दस्तावेज जिसे कानून प्रॉस्पेक्टस मानता है, विवरणी की मानता है, इसमें वो सेल ऑफर निकालेगी जो बीच वाला बंदा है वो, ठीक है। उसके बाद कुछ वर्ड्स हैं, एक है बायबैक ऑफ शेयर्स, इसका सेक्शन याद रखिएगा, सेक्शन 68 है। कंपनी जब अपने ही इक्विटी शेयर्स को वापस खरीदने का निर्णय लेती है तो बायबैक होता है, एज गुड एज रिडम्पशन। जैसे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता है उसमें तो कंपनी पहले ही बता देती है। बायबैक ऑफ शेयर्स में कंपनी के पास कभी कभी फालतू पैसा आ जाता है तो कंपनी थोड़े से इक्विटी शेयर्स को निपटा देती है, उनका पैसा बुला बुला के लौटा देती है। जब सबको नहीं लौटाती, कुछ को ही लौटाती है। तो बायबैक के क्या नियम होंगे वो सेक्शन 68 में गिवन है। उसके बाद एक वर्ड है बोनस इशू। ये तो आप जानते हो कि कोई कंपनी अपने ही शेयर होल्डर्स को जब फ्री में शेयर्स देती है, सपोज करो 4:1। 4:1 का मतलब क्या है? जिसके पास 40 शेयर हैं उसको 10 शेयर मिलेंगे, जिसके पास 400 शेयर हैं उसको 100 शेयर मिलेंगे, जिसके पास 4000 शेयर है, ऐसा समझ गए, उसको 1000 शेयर्स मिलेंगे। तो बोनस इशू, बोनस इशू को गवर्न करने वाली सेक्शन कौन सी है? सेक्शन 63। ऑब्वियस सी बात है, कंपनी के पास इसमें प्रॉफिट होने चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली फ्री में शेयर्स दिए जाते हैं और बोनस शेयर देने से क्या होता है? अंशों की संख्या बढ़ जाती है और इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर कम हो जाती है, वो समझ जाओगे आप। अच्छा, स्टॉक स्प्लिट और कंसोलिडेशन ऑफ शेयर, ये दो उल्टे शब्द हैं आपस में। यूँ समझो आपका 500 का नोट है, 500 का नोट है, दुकानदार को दिया और कहा भाई मेरे को 100 के 5 दे दे, उसने 100 के 5 दे दिए, तो ये है स्टॉक स्प्लिट करना। इसमें आपने एक बड़े डोमिनेशन के नोट को छोटे डोमिनेशन के नोट में छोटे डिनोमिनेशन के नोट में कन्वर्ट कर दिया। एक अंश को छोटे अंकित मूल्य वाले शेयर में बांटना, ठीक है। और एक होता है कंसोलिडेशन। वो कंसोलिडेशन ये हो गया कि आपने 100 के 5 नोट सामने वाले को दिए और बोले भाई साहब 500 का नोट दे दो, तो ये आपने क्या किया? उनका कंसोलिडेशन कर दिया। जो छोटे डिनोमिनेशन वाले नोट हैं उसको आपने बड़े डिनोमिनेशन वाले नोट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये कुछ सेक्शंस हैं, ये आपको सेक्शन 139 से लेके सेक्शन 148 तक बहुत अच्छे से याद करने हैं। इसमें कंपनीज के ऑडिटर से रिलेटेड सेक्शंस हैं। सेक्शन 139 जो है वो बताता है कि कंपनी कैसे शेयर होल्डर्स का अपॉइंटमेंट करेगी। सेक्शन 140 में कैसे उनको हटाया जा सकता है या वो रेजिग्नेशन देंगे तो क्या होगा। 141 में कंपनी अंकेशक बनने की क्या योग्यताएं होंगी, क्या क्वालिफिकेशन या कब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सेक्शन 142 में रेम्यूनरेशन है। 143 में
उनके क्या अधिकार होंगे और क्या दायित्व होंगे उस बारे में बात है। 144 में बताया गया है कि वो कौन सी सर्विसेज ऑडिटर नहीं दे सकता। 145 में ऑडिटर रिपोर्ट पे साइन करेगा। 146 है कि उसे जनरल मीटिंग में अटेंड करनी होगी और या बुलाया जाएगा। 147 अगर वो इन धाराओं का उल्लंघन करता है तो पनिशमेंट होगा। और 148 में कॉस्ट ऑडिट के प्रोविज़न है, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट कहे नोटिफाई करेगी उनका कॉस्ट ऑडिट सेक्शन 148 में होगा। चलिए इसके बाद के फिर क्वेश्चन, मैं लेट हो रहा हूँ, अपन फिर अभी और आगे देख लेंगे। चलिए सर जल्दी जल्दी थोड़ा सा और देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग ऑडिटर इंडिपेंडेंस के ऊपर बेस्ड ये MCQs है। अंकेशक का आवर्तन, रोटेशन ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर को क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। ऐसा क्यों है? ऑब्वियस सी बात है, कई बार क्या होता है जैसे वही ऑडिटर ऑडिट करता है, कंपनी के कर्मचारियों अधिकारियों को जानने लगता है, तो बहुत चांस है कि मिली भगत करे या आंखें फेर ले, आंखें बंद कर ले। तो उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए तो निर्धारित अवधि के बाद अंकेशकों को बदला जाता है। इसे हम अंकेशकों का रोटेशन कहते हैं, आवर्तन। इससे हम क्या करते हैं, उनकी स्वतंत्रता का संरक्षण करते हैं, क्योंकि नया आएगा। ये वैसे भी होता है, जैसे पुलिस वालों होते हैं जो उनका ट्रांसफ़र होता रहता है, बैंकिंग कर्मचारी होते हैं उनका ट्रांसफ़र होता रहता है, तो ये ठीक है। नॉन ऑडिट सर्विस पे रिस्ट्रिक्शन है। इसका एक तो सेक्शन याद करना, सेक्शन 144 थोड़ी देर पहले भी आया था। कुछ सेवाएं अंकेशक नहीं दे सकते। मान लो ऑडिटर का लंबा चौड़ा काम है, CA का लंबा चौड़ा काम है, वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी देता है। अब मान लीजिए उसने अपने क्लाइंट को सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी दी, तो उसी के सॉफ्टवेयर पे अकाउंट्स बन रहे हैं और बाद में वो उसी कंपनी के अकाउंट्स के ऑडिट कर रहा है, तो वो ट्रू एंड फेयर कैसे होगा? क्योंकि अगर वो गलतियां निकालेगा तो एक तरह से खुद की कामों में ही गलती हो जाएगी। तो एक वर्ड होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों का टकराव। ये ठीक वैसी ही बात है कि मान लो मैं किसी पेपर में कॉपी चेक कर रहा हूँ और अपने ही बेटे की कॉपी चेक कर रहा हूँ, तो फिर हो सकता है कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ या थोड़ी बदमाशी कर लूँ। तो वही होता है, कोई भी व्यक्ति क्या होता है अपने ही काम की जांच नहीं कर सकता, ठीक है? तो इसीलिए उसको अपन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए कई सर्विसेज ऐसी हैं जिनको मना किया गया है कि ऑडिटर ये सर्विसेज नहीं दे सकता। जिस फर्म के आप ऑडिट कर रहे हो उसी के आप अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकते, उसी को आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे सकते, उसी के लिए आप सॉफ्टवेयर सर्विसेज नहीं दे सकते। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है जिस पर प्रतिबंध है, धारा 144। एक वर्ड होता है व्यावसायिक संशयवाद। संशयवाद क्या होता है? हर चीज को थोड़ा सतर्क होकर देखना, अलर्ट होकर देखना। क्योंकि देखो ऑडिट में ऑडिटर खातों की जांच करता है, तो सामने वाला बदमाशी करने की कोशिश कर सकता है। तो ना तो अपने को हर बात पे डाउट करना है, ऑडिटर होने के नाते हमको जैसे CA में सिखाते हैं, ना तो हमको हर बात पे डाउट करना है और ना ही अपने को हर बात को यूं का यूं मान लेना है। एक वर्ड है जैसे स्केप्टिसिज्म, तो अपने को एक वो थोड़ा सा रखना है। तो हमें कोई भी एविडेंस हमारे सामने आए तो उसको अपने को क्रिटिकल एनालिसिस करना है ना, और सतर्क दृष्टि से मूल्यांकन करना है। यही वैसे नॉलेज का, पूरी नॉलेज का उद्देश्य भी यही होता है कि अपन किसी को भी ब्लाइंड फॉलो नहीं करें। हम किसी भी पंथ, धर्म, किसी की भी बात सुने, एकदम से ब्लाइंड फॉलो मत करो। आप सुन लो, उसे अपनी कसौटी पे परखो। और एक वर्ड है अंकेशक की स्वतंत्रता। तो इसके लिए हम बाहर से ऑडिटर बुलाते हैं। ऑडिटर कंपनी का ही कर्मचारी नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अंकेशक की स्वतंत्रता देना चाहते हैं। विश्वसनीय अंकेक्षण राय, क्योंकि अगर हमारा ही एम्प्लॉय ऑडिट करेगा तो वो तो बेचारा हमारे पास ही काम कर रहा है, वो तो क्या बोल देगा और क्या ऐसा रिपोर्ट में लिख देगा। वो ज़्यादा हार्श लिखेगा तो शायद उसी की नौकरी पे बनाएगी। तो बिना किसी पक्षपात के या बिना किसी प्रभाव में आए, ना तो बायस हो ना कोई इन्फ्लुएंस में हो, वो निष्पक्ष होकर अंकेक्षण करे, इसी को अपन स्वतंत्र अंकेक्षण कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद अब कुछ आसान शब्द हैं। सूचना या नोटिस। नोटिस क्या होता है? मीटिंग कब होगी, कहाँ होगी, कितने बजे होगी, वो जानकारी देना। क्या क्या लाएगा नोटिस? सर ये कोई समझाने वाली बात है? मुझे पता है तुम्हें आता है, मैं तो एक बार वैसे बता दूँ। अब एजेंडा। एजेंडा शब्द क्या होता है? तो हिंदी में वर्ड है उसके लिए कार्यसूची। मीटिंग बुलाई है तो मीटिंग में क्या करने वाले हो। जैसे मान लो हम कॉलेज में अगर मीटिंग बुलाते हैं तो सबको पहले एजेंडा सर्कुलेट करते हैं कि भाई आज मीटिंग में इस पे डिस्कस होगा, ताकि वो तैयारी के साथ आए। तो एजेंडा मतलब बैठक में जिस पे चर्चा होनी है, जिस पे डिसीजन होता है,
उन कार्यों की सूची, यानी आप जो काम एग्जीक्यूट करने वाले हो उनकी सूची, उसको बोलते हैं एजेंडा। यानी आज का एजेंडा क्या है, जैसे अपन घर में बोलते हैं ना आज खाने में क्या बनाया, वैसे ही मीटिंग में क्या होने वाला है, किन टॉपिक्स पे डिस्कस होगा, वो होता है एजेंडा। अब एक वर्ड है प्रॉक्सी, हिंदी में भी प्रॉक्सी, अंग्रेजी में भी प्रॉक्सी, पर प्योर हिंदी में इसको बोलेंगे परोक्षी। परोक्षी या प्रतिपुरुष, महापुरुष, अरे महापुरुष नहीं, प्रतिपुरुष। ऐसा होता क्या है, प्रॉक्सी मतलब डमी कैंडिडेट। और जैसे होता है ना एग्ज़ाम होता किसी का है, बैठ कोई और जाता है, तो जैसे उसको डमी कैंडिडेट बोलते हैं। तो ये प्रॉक्सी क्या होता है, शेयर होल्डर कोई और है, उसको रिप्रेजेंट कोई और करेगा। शेयर होल्डर आना चाहता है, आ नहीं सकता, तो वो अपनी जगह किसी और को भेज देता है, तो उसे अपन कहेंगे प्रॉक्सी। सदस्य की ओर से बैठक में भाग भी ले सकता है, वोट भी कर सकता है, ऐसे राइट वाला, है ना। वैसे बड़ा मुश्किल है कि कंपनीज एक्ट 2013 जिसमें इतनी सारी धाराएं हैं, उसको मैं ये कहूँ कि 50 क्वेश्चन में समझा दूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बच्चा वो जो मासूम क्वेश्चन पूछता है, सर ये देख लें तो फिर इसके बाहर तो नहीं आएगा, तो भाई ये मैं गारंटी कैसे दे सकता हूँ, है ना। तो वो ज़बरदस्ती अपने दिल को बहलाने के लिए मेरे से ये मत पूछा करो, या मेरे मुँह से हाँ कभी निकलेगा ही नहीं। मिनट्स, अगर मैं 470 की 470 धाराएं पढ़ा दूंगा तो भी नहीं निकलेगा, क्योंकि पता नहीं वो कहाँ से क्वेश्चन उठा ले। अच्छा, मिनट्स क्या होते हैं, ऑब्वियस ही बात है, मीटिंग हो जाएगी, मीटिंग हो जाएगी, याद थोड़ा रहेगा। तो मीटिंग में जो जो डिस्कशंस हुए, जिन जिन डिसीजंस तक हम पहुँचे, उनको हम लिख लेते हैं, उसको बोलते हैं मिनट्स। सर घड़ी वाला मिनट, वो मिनट है, ये मिनट्स है। मिनट्स इसको बोलते हैं कार्यवृत्त। तो आप इसकी हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखना। बैठक जो हुई, कोई सी भी बैठक हुई, चाहे एजीएम हुई, ईजीएम हुई, बोर्ड मीटिंग हुई, कोई सी भी बैठक हुई, उस मीटिंग में जो भी हुआ, जो भी डिसीजन हुए, उनको जब हम लिखते हैं तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है ना। मिनट्स मजाक की बात नहीं है कि कुछ भी लिख दिया, इट्स नॉट अ व्हाट्सअप चैट हो रही है कुछ भी लिख दिया, ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो उसको मिनट्स कहेंगे। चलिए हो गए, बात समझ में आ गई। इसके बाद सेक्शन 3 क्या इस बारे में है, 4 किस बारे में है, 7 किस बारे में है और 13 किस बारे में, तो ये आपको याद होना चाहिए। अभी तो मैंने सामने के सामने लिखे। सेक्शन 3 है कंपनी के फॉर्मेशन के बारे में, कि कंपनी का गठन कैसे होगा। सेक्शन 4 है एमओए के बारे में, पार्षद सीमा नियम। सर आपको याद है? कुछ ही नहीं, कोई याद नहीं है, मैं आपके लिए याद करके आया हूँ, या अभी याद किया है, क्योंकि मेरे को तो एक बार में 10-15 पॉइंट बोलने हैं। सेक्शन 7 कंपनी का निगमन, इनकॉर्पोरेशन। देखो इनकॉर्पोरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट तो सब कुछ ही है। जिस दिन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, कंपनी का समामेलन होता है, उस दिन कंपनी का जन्म होता है। ये ठीक वैसी ही बात है कि कोई बच्चा हो सकता है 11 अगस्त को जिसका जन्म हुआ हो, लेकिन जब उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, पापा को मान लो याद रह गया भाई 12 अगस्त को जन्म हुआ था, अभी बना, कभी बना, जब भी बना। अब अगर 12 अगस्त का सर्टिफिकेट है ना, तो फिर अब उसका जन्म 12 अगस्त का ही माना जाएगा। जैसे भारत में पुरानी जो आबादी है उनमें अधिकतर के जन्म 1 जनवरी या 1 जुलाई को होते हैं। पहले कुछ समझ में लोगों को याद नहीं आता था, 1 जनवरी डलवा देते थे, वर्ष भी ऊपर नीचे हो जाते थे। कई लोग तो ज़्यादा सर्विस करने के लिए अपनी आयु में हेरफेर कर लेते हैं। बहुत तरह के कलाकार लोग हैं। खैर मैं तो आपको ये बताने लग रहा हूँ कि कंपनी का समामेलन का मतलब ये होता है कि जिस दिन कंपनी ऑफिशियली कंपनी का जन्म होता है। इसमें एक बात मैं यूं ही जोड़ देता हूँ, कंपनी के समामेलन से पूर्व के लाभ अगर हमें मिलते हैं तो वो पूंजीगत लाभ कहलाएंगे। अभी मैं क्या होते हैं उस पर नहीं जाऊँगा। और एक बार कंपनी के समामेलन के बाद जो कंपनी को लाभ होते हैं वो कंपनी के रूटीन या नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है। सेक्शन 13 किस बारे में है? अगर आपको एमओए में कोई चेंज करना है, कैसे होगा वो बात नहीं कर रहे, एमओए में कोई चेंज करना है तो सेक्शन 13 अप्लाई होती है। तो फिर कंपनी का गठन क्या है? कंपनी का गठन इज़ अ प्रोसेस। जैसे अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो आप प्लॉट देखोगे, आर्किटेक्ट से बात करोगे, टाइल्स देखोगे, प्लम्बिंग का सामान देखोगे, बजरी भाटा सीमेंट जो भी देखना है वो देखोगे। तो वो सब क्या चल रहा है? बिल्डिंग के निर्माण का प्रोसेस चल रहा है। तो फॉर्मेशन इज़ अ बड़ा वर्ड बट इट इज़ अ प्रोसेस। उस प्रोसेस के बाद जब कंपनी का जन्म होगा, जब आरओसी आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अपने रजिस्टर में कंपनी का नाम लिख देगा, तो वो माना जाएगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। और ये कंपनी के जन्म का अकाट्य प्रमाण होता है, इसको आप काट नहीं सकते, इसको बाद में चैलेंज नहीं कर सकते। किसी ने गलत आधे अधूरे डॉक्यूमेंट के साथ भी दे दिया और आरओसी ने एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया तो कानून की नज़र में कंपनी का जन्म हो गया। ये इतनी भारी चीज़ है, ठीक है। तो धारा 7 लागू होती है, तो ये आप याद कर लोगे, ठीक है। इसके बाद कुछ वर्ड्स हैं। राइट शेयर्स क्या होते हैं मैंने बताए। राइट शेयर जो वर्तमान शेयर होल्डर्स हैं, जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं, उनको ऑफर किए जाते हैं। ये ठीक वैसी ही वाली बात है कि एक दोस्त जिसके साथ मैं हमेशा पार्टी करता हूँ, आज भी पार्टी करने वाला हूँ, तो पहले उससे पूछूंगा भाई चल रहा है क्या, जहाँ भी जा रहा हूँ पिक्चर देखने या किसी और करने,
तो उससे पूछूंगा चल रहा है क्या, वो नहीं चलेगा तो मैं एक और दोस्त है उसको पूछ लूँगा। तो ऐसे ही कंपनी जब नए शेयर इशू करती है तो पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको ऑफर करती है। उनके पास फिर जो जिनको ऑफर करती है वो चाहें तो अपना राइट एग्जीक्यूट करें, यानी वो शेयर्स खरीद लें, चाहे तो वो अपना राइट किसी और को दे दें, या वो चाहे तो उस राइट को लैप्स होने दें या इग्नोर करें। पर ऐसे शेयर जिस तरह से इशू किए जाते हैं उसे अपन राइट शेयर्स कहते हैं। और तो इसमें ये सामने नहीं है, इसमें अपन एक तरह से ये है कि मौजूदा शेयर होल्डर को रियायती कीमत पर, अच्छा हाँ ये खास बात थी, उसको मैं थोड़ा कंसेशनल प्राइस दूंगा। बाकी से मैं नए शेयर होल्डर से हो सकता है कि मैं, जैसे मेरा 10 का शेयर है और उसका बाजार भाव मान लीजिए 25 रुपये है, तो मैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोलूँगा 18 में ले रहा है क्या, मान लो 18 में ले रहा है क्या, ले रहा है तो ले, नहीं ले रहा है तो फिर मैं किसी और को दूंगा, तो इनको तो मैं 25 में दूंगा। तो इनको कंसेशनल रेट पे ऑफर होते हैं। बोनस शेयर क्या होते हैं, ऑब्वियस सी बात है ये फ्री में दिए जाते हैं। जैसे अगर 4:1 जो मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अगर किसी के पास 4 शेयर है तो उसको 1 शेयर फ्री में मिलेगा। एक बात और समझ लो, क्योंकि आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर भी कहीं ना कहीं कोर्स में है। एक कंपनी का नेट एसेट्स मान लो 80 रुपये है और अभी अंशों की संख्या 4 है, तो अभी अंश प्रति अंश मूल्य इंटरनल वैल्यू आएगा 20 रुपये। बोनस के बाद क्या होगा, बोनस के बाद कंपनी को बोनस इशू से कुछ पैसा तो मिलेगा नहीं, असेट्स तो कुछ बढ़ेगा नहीं, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स 5 हो जाएंगे, तो प्रति अंश मूल्य क्या होगा, कम। तो एक तो ये याद रखना है कि बोनस निर्गमन के बाद प्रति अंश मूल्य में कमी हो जाती है। अब कई लोग, मेरे को एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर वो ना आप ये जो असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन है ना उसका भी बताओ कैसे होता है। तो देखो, ये दोनों असर्शन और रीजनिंग बिल्कुल सही तब होते हैं जब जो रीजन है वो उस रीजन को बिल्कुल असर्शन को बिल्कुल सपोर्ट करता हो। जैसे मैं इसका बताता हूँ, इसका जमेगा, आपको समझ में भी आएगा। जैसे कथन ये है कि बोनस अंशों के निर्गमन के पश्चात आंतरिक मूल्य प्रति अंश में कमी आती है, ये सही बात है, हाँ सही है। और फिर मैं इसका रीजन बता रहा हूँ, यूं लिखा हुआ नहीं होता, ऐसा इसलिए है कि क्योंकि बोनस निर्गमन से अंशों की संख्या में वृद्धि हो जाती है जबकि संपत्ति में कोई वृद्धि नहीं होती। तो अंश में तो कोई, यानी अंश यानी ऊपर, संपत्ति में तो कोई वृद्धि होती नहीं है और अंशों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, ऐसा इसलिए होता है। तो होता क्या है कि वो इसको यूं नहीं लिखता ऐसा इसलिए होता है कि, लेकिन आपको ये चिपकाना पड़ता है। असर्शन के बाद रीजन पे आते समय ऐसा इसलिए है कि वर्ड आपको मन में चिपकाना पड़ता है और फिर वो लाइन पढ़नी पड़ती है। अगर वो लाइन आपको गले उतरती है कि हाँ ये सही है, तो आपको लिखना होता है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, या फिर आपको ये चुनना होता है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर जो है वो ए को सही रूप से व्याख्या नहीं करता। कभी कभी इससे आसान आ जाता है जिसमें वो दोनों ही पूछता है दोनों स्टेटमेंट सही हैं गलत है, तो मैंने बताने की कोशिश करी। एक वर्ड होता है ईसोप। ईसोप में जो ऑफर अभी थोड़ी देर पहले अपन ने अपने वर्तमान शेयर होल्डर्स को किया था, ईसोप में वही ऑफर एक तरह से एम्प्लॉयज़ को होता है। एम्प्लॉयज़ को हम बोलते हैं कि देखो तुम चाहो तो, जैसे मैंने मेरे एम्प्लॉयज़ को कह दिया कि 31 दिसंबर 2025 तक 2026 तक 31 दिसंबर 2026 तक अगर तुम्हारा इक्विटी शेयर लेने का मन है तो हमसे ले लेना। यानी एम्प्लॉय को हम एक तरह से शेयर होल्डर बनने का मौका देते हैं, जबरन नहीं है, जबरिया नहीं है कि लेना ही पड़ेगा, लेना चाहे तो ले सकता है। तो उनके पास एक ऑप्शन होता है और ये एक तरह का प्लान है, लाभ भागीदारी का या अंश भागीदारिता का प्लान है, स्वामित्व भागीदारिता का। तो इसमें अपन ऑफर किसको देते हैं, कर्मचारियों को देते हैं। ये बोनस शेयर तो अपन बिना किसी मूल्य के फ्री में देते हैं। और ईसोप क्या होता है, इसमें अपन कर्मचारियों को रियायती कीमत पे शेयर ऑफर करते हैं। अब एक वर्ड होता है स्वेद समतांश। स्वेद बोलते हैं पसीने को, इंग्लिश में स्वैट वर्ड है। तो स्वैट इक्विटी शेयर्स हम उनको देते हैं जिन्होंने अपना पसीना बहाया है। तो वो कौन होंगे, कंपनी होंगे। थोड़ा सा हम यूँ बोलते हैं कि कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी अगर उन्होंने कोई आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारे लिए क्रिएट की है, मतलब हमारे कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने कोई तरीका निकाला है, प्रोसीजर निकाला है, मेथोडोलॉजी निकाली है जिससे संस्था को फ़ायदा होता है, तो हम उनको खुश होकर स्वैट इक्विटी शेयर्स देते हैं। ये इकलौते शेयर्स हैं जिनके ऊपर सेक्शन 54 अप्लाई होती है और ये शेयर्स डिस्काउंट पे दिए जा सकते हैं, क्योंकि कंपनी अब शेयर्स डिस्काउंट पे नहीं दे सकती, लेकिन ये एक्सेप्शन है। स्वैट इक्विटी शेयर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, तो ये भी आपको याद रखना है। और बौद्धिक संपदा अधिकार जो उन्होंने योगदान दिया है उसके बदले दिए जाते हैं, याद रखना है। इसके बाद है पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, विवरणिका और अंश प्रमाण पत्र, इंग्लिश में एमओए।
ये कंपनी का सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है, जो जैसे भारत का संविधान सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट या सबसे कहें डिसाइडिंग डॉक्यूमेंट है, तो वैसे ही कंपनी का जो संविधान होता है उसे हम पार्षद सीमा नियम कहते हैं, कंपनी का चार्टर। और कंपनी इंटरनली कैसे मैनेज होगी, दो शेयर होल्डर्स के बीच में क्या संबंध होंगे, शेयर होल्डर और कंपनी के बीच में क्या संबंध होंगे, कैसे मीटिंग होगी वगैरह वगैरह, ये कंपनी के जो आंतरिक नियम है वो होते हैं अंतर नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और प्रॉस्पेक्टस के थ्रू हम पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि आओ हमारे शेयर्स या डिवेंचर्स या कहें सिक्योरिटी खरीदो, उसमें पैसा लगाओ। भाई मुझे पैसा चाहिए, लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पता उनको कैसे चलेगा, तो मैं प्रॉस्पेक्टस इशू करूंगा तो उनको पता लगेगा। इसके थ्रू मैं जनता को आमंत्रित करता हूँ। जब वो खरीद लेते हैं तो इसका मतलब हम बोलते हैं पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया। ठीक है, तो हम पहले उनको, वैसे रियल में शेयर तो हम उनको बाद में इशू करते हैं, तो पहले एक तरह से हम प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं। बाय इशूइंग प्रॉस्पेक्टस वी इनवाइट देम, हम इनवाइट करते हैं, उनको समझ में आती है हमारी कंपनी, हमारे प्रमोटर्स, तो दे सब्सक्राइब, यानी दे अग्री टू पे कि हम दे देंगे पैसे, जितने शेयर्स लेंगे उसके हिसाब से वो पैसे दे देंगे। फिर हम उनको शेयर्स अलॉट कर देते हैं, जिसको अपन आम भाषा में इशू करना बोलते हैं, बट इशूड कैपिटल वो होता है जो हम उनको ऑफर करते हैं। शेयर सर्टिफिकेट क्या है, सर्टिफिकेट कोई भी सोचो ना, आपका 10th का सर्टिफिकेट क्या है, इस बात का सबूत है कि आपने 10th पास कर रखी है। ग्रेजुएशन का सपोर्ट सर्टिफिकेट क्या है, तो शेयर सर्टिफिकेट भी क्या है कि ये बंदा शेयर होल्डर है, उस बात का सबूत है। पहले शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में होते थे, आजकल डिजिटल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मैं देखो ऑप्शन नहीं कर रहा हूँ, उसमें टाइम खराब नहीं हो करूँ, थोड़ा सा जल्दी है आपको और मुझे भी। इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होता है, डिवेंचर होल्डर क्या होता है और डायरेक्टर क्या होता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के जो वास्तविक स्वामी कहे ना, वो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, इसलिए इनको अपन अवशिष्ट स्वामी भी बोलते हैं। कि सर अवशिष्ट वर्ड तो पहले कहीं आया था, देखो सही वर्ड है कि अगर आप कभी कंपनी का लिक्विडेशन देखोगे ना, तो सब लोग पैसे ले जाएंगे, लिक्विडेटर का एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिवेंचर होल्डर्स, प्रेफरेंशियल होल्डर, सबसे लास्ट में कुछ बचेगा तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। यानी लास्ट में जो बचेगा वो सब उसका है, कम है तो उसी का है, ज़्यादा है तो उसका है। तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं, एक तरह से रेजिडुअल ओनर्स होते हैं। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर की क्या खासियत है कि उनको डिविडेंड फिक्स मिलता है। प्रेफरेंस शेयर्स होने के में क्या प्रेफरेंस है, किस बात की प्रायोरिटी मिलती है, दो चीज़ों की, कि जीते जी अगर डिविडेंड बटा तो इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस को मिलता है, और लिक्विडेशन के समय, कंपनी के समापन के समय असेट्स बेच के जो पैसा आता है वो पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, एंड में किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। डिवेंचर होल्डर कौन है, क्रेडिटर्स है, क्योंकि उन्होंने हमें उधार दिया है। ठीक है, इस की जो पीडीएफ है मैंने पहले भी बता दिया, इसकी पीडीएफ हम व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे शेयर नहीं करेंगे, वो आपको चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि काम की है तो वो आपको ऐप पे मिलेगी, ऐप में अनलॉक्ड पार्ट में रहेगी, तो वहाँ आपको ढूंढोगे तो मिल जाएगी। ठीक है, डायरेक्टर्स कौन होते हैं, ऑब्वियसली बात है डायरेक्टर्स कंपनी को चलाते हैं, ये कंपनी का मैनेजमेंट देखते हैं। कि सर इतना आसान क्वेश्चन आएगा क्या, अपन तो सुन लो यार, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, अपने क्लियर तो हो ना हर चीज़, बस क्वेश्चन से नहीं। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन एक्चुअली पहले होना चाहिए था, मुझे बाद में याद आया तो मैंने ऐड कर दिया। कंपनीज एक्ट 2013 की बात चल रही है, इसमें कितने चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, हमें तो हमारे सिलेबस के याद नहीं है, तो 29 चैप्टर्स हैं। कितनी सेक्शन है, 470 सेक्शंस हैं, और कितनी अनुसूचियां हैं, 7 अनुसूचियां हैं। सातों के नाम याद रख के जाने हैं। 470 धाराएं नहीं, थोड़ी सी सेलेक्टेड धाराएं, जितनी तुम्हें हजम हो उतनी याद कर लेना। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा एक वर्ड होता है, याद कर लो, मैंने भी कभी सुना था, मेरे को अच्छा लगा था, वर्ड होता है बेयर एक्ट। मतलब जो ओरिजिनल एक्ट होता है ना, उसको बोलते हैं बेयर एक्ट। कभी भी किसी में भी लफड़ा फंसो ना, कोई टीचर आ जाए, मैंने सर आप ये बोल रहे हो, फला टीचर जी ये बोल रहे हैं, मैं या कोई भी खुदा नहीं होता, तो आपको फिर क्या करना चाहिए, बेयर एक्ट देखना चाहिए कि ओरिजिनल एक्ट में क्या लिखा है, या फिर जो संशोधन हुए हैं तो उसमें क्या लिखा है, तो बेयर एक्ट से पता लगता है। तो ये बेयर एक्ट का मैंने एक दिया है आपको, जैसे आप देखो सेक्शन जाते जाते कहाँ तक जा रहे हैं, 470 सेक्शन तक जा रहे हैं। फिर शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, ये सब ऐसे, शेड्यूल 7 के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा इस पर। और यहाँ तक देखो, ये 470 हो गई धाराएं, और ये देखो लिखा है किस तरीका नंबर लिखा है, समझ ही नहीं आ रहा। 10 और 10 20, 20 और ये 10 से पहले एक और लगा है तो 29। ठीक है, 29वां, वो अब मजे तो लेना है, वो बोले कंपनी का 29वां अध्याय कैसे संबंध है, तो हमें तो गीता के अध्याय याद नहीं है, ये कहाँ से याद होगा। कंपनी का 29वां अध्याय है विविध, मिसलेनियस। ठीक है जी, मजे लेने पे आएगा तो वो कुछ भी पूछ लेगा, अब उसका आप, ठीक है।
एक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा है, उसमें एक पूर्णकालिक सीएस होना चाहिए। सीए, सीए तो कंपनी का ऑडिट करता है, उसके बाद नहीं कर रहा। सीएस कंपनी सेक्रेटरी। तो जिस भी कंपनी की पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा होगी, उस कंपनी को एक सीएस कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है। जनता के सामने रखे गए शेयर्स या डिवेंचर के गैर अभिदान मतलब न खरीदे जाने की स्थिति में पूरी सुरक्षा या उन्हें खरीदने की गारंटी कौन देता है? अंडर राइटर, अभिगोपक, गोप्यक, बीमा करता। जैसे हमारी गाड़ी को नुकसान हो गया तो कौन भरेगा? कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी भरेगी अगर बीमा करा रखा है तो। इसी तरह किसी किसी कंपनी को लगता है कि अगर हमारे शेयर्स जनता ने नहीं खरीदे तो एक बंदा आता है सामने से, मैं हूं ना शाहरुख खान, शाहरुख खान ही समझ लो, वो कंपनी का शाहरुख खान ही है। वो आके कहता है मैं हूं ना, मैं बिकवा दूंगा, नहीं बिकेंगे तो मैं ले लूंगा। तो वो आपको आपके कहें सब्सक्रिप्शन को सक्सेसफुल बनाने की जिम्मेदारी लेता है। ये ठीक वही वाली बात हो गई कि कोई ये कहे कि कोई शराबी पिक्चर के अमिताभ बच्चन की तरह कि सारे टिकट मैं ही खरीद लूंगा अगर कोई नहीं भी आया तो। खैर उसने तो खुद नहीं खरीद लिए थे, तो खैर वो वाली बात हो गई। तो ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रखरखाव और सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होगा? भाई कंपनी के अकाउंट्स हैं, उनको मेंटेन करना है। हो सकता है कि ऑनलाइन ही चलता है आजकल, तो मतलब कंप्यूटराइज चलते हैं, तो उनको मेंटेन कौन करेगा या उसको कहें सुरक्षित कौन रखेगा? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी सिक्योरिटी के लिए? तो वो है एमडी, कंपनी सेक्रेटरी, या कंपनी का कोई और डायरेक्टर जिसे बोर्ड तय करे। तो इनमें से कोई भी हो सकता है, बाय डिफॉल्ट एमडी या कंपनी सचिव को, या अगर बोर्ड और डायरेक्टर ने कहा है भाई आपकी जिम्मेदारी होगी तो वो बंदा जिम्मेदार होगा। अकाउंट्स मतलब कई बोले ना अकाउंट्स तो जल गए, फाइल करप्ट हो गई, उसकी लाइफ करप्ट हो जाएगी जो ऐसा बोलेगा इनमें से। कंपनी के वित्तीय विवरण पत्र को किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? ऑब्वियस ही बात है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। भाई अकाउंटेंट तो बना देगा, अब ऑडिटर ऑडिट करने से पहले बोलेगा आपको मंजूर है, ये सही है, समझ में आ रहा है, तो आप मेरे को दो, फिर मैं ऑडिट करूंगा। पहले आप वो बीओडी का करता है, जो फाइनल अकाउंट्स है जिसको अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, उनको अप्रूव करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद है क्या क्वेश्चन है? कंपनी एक्ट 2013 की धारा 43 किससे संबंधित है? धारा 284 किससे संबंधित है? 52 तो मुझे याद है, सिक्योरिटी प्रीमियम संबंधित है। सिक्योरिटी प्रीमियम के कौन से 5 यूज हो सकते हैं? मतलब कंपनी जो 100 रुपये का शेयर है, उस 100 से जो ऊपर चार्ज करती है उसको प्रीमियम बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। उस सिक्योरिटी प्रीमियम के कुछ निश्चित उपयोग हैं, वो 5 उपयोग आपको याद करके जाने हैं, सेक्शन 52 पढ़ के जाना। अच्छा, सेक्शन 53 किससे संबंधित है? डिस्काउंट पे, कि कंपनी डिस्काउंट पे अब शेयर इश्यू नहीं कर सकती, किसी भी प्रकार का शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते सिवाय स्वैट इक्विटी शेयर्स के। ठीक है, और ये तो धारा 284 आ रही है, तो धारा 2 मैंने बताया था ये तो परिभाषाओं से संबंधित है। तो इसमें किसको परिभाषित किया गया है? शेयर को, है ना। शेयर एस आ रहा है ना, एस पीछे की तरफ हुआ है ना, अपन ने देखा था ना 268 271, तो वहाँ तक तो पी आया था, PQRSTUV, तो एस पीछे आया ना, तो इसको डिफाइन किया गया यहाँ पे 284 में। और सेक्शन 43 में बताया गया है कि शेयर कैपिटल कितने प्रकार की होती है, इसको सेक्शन 43 में डिफाइन किया गया है। ठीक है जी सर। इसके बाद है जी, सही कथन की पहचान कीजिए। एक वर्ड है NSDL, इसका एक तो फुल फॉर्म याद करके जाएंगे। सर क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। पहले शेयर फिजिकल फॉर्म में होते थे, आजकल शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। ये ठीक वैसी ही बात है कि जैसे पहले अपने पास एक कॉपी होती थी, कॉपी में दो या 4 पन्ने के अपन नोट लिखते थे, हार्ड कॉपी। आजकल PDF आती है, वो क्या है? सॉफ्ट कॉपी। बस उसी तरह पहले शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होता था, आजकल वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। तो उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता कौन है? तो उसका जो बापू है ना, वो है NSDL। दूसरा एक और बापू है, उसका नाम है CDSL। NSDL, CDSL, दोनों का फुल फॉर्म याद करना है। इसका क्या है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, ये भारत की पहली डिपॉजिटरी है और ये भारत की दूसरी डिपॉजिटरी है। डिपॉजिटरी का मतलब समझो फिजिकल को डिजिटल में रखने वाले बापू। अच्छा, इसकी स्थापना 1996 में हुई, इसकी स्थापना 1999 में हुई। ये प्रारंभ में मुख्यतः NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी, ये प्रारंभ में मुख्यतः BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी। दोनों का नाम याद कर लेना। और तो अब क्या कह रहा है? NSDL एक स्टॉक एक्सचेंज है? नहीं,
CDSL एक म्यूचुअल फंड है? नहीं। डिपॉजिटरी प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखती है, बिल्कुल सही बात है। और डिपॉजिटरी भागीदार, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, DP, सर DP हम लगाते हैं जो व्हाट्सएप पे, वो नहीं नहीं, उससे बाहर भी दुनिया है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स शेयर होल्डर होते हैं? नहीं, ये शेयर होल्डर्स और कहें इन दोनों के बीच की कड़ी होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा जीरोधा, एंजल वन, ये जो आप स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स के नाम सुनते हैं, ये जो होते हैं ये DPs होते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये समझो अगर शेयर होल्डर यहाँ है, NSDL यहाँ है, तो इनके बीच में ये है DP। ये इन दोनों के बीच के एक तरह से मध्यस्थ होते हैं। जीरोधा, एंजल वन, ICICI डायरेक्ट, SDFC बैंक्स, आप चूंकि सीधे इनके माध्यम से डीमैट अकाउंट नहीं खोलते हैं, बल्कि DP के माध्यम से आप अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में, उसके लिए डीमैट अकाउंट होता है। ठीक है, बैंक अकाउंट में हमारे पैसे होते हैं आजकल, और डीमैट अकाउंट में हमारे शेयर्स होते हैं। अगर हम बात करें कि शेयर मार्केट बहुत लोगों को अच्छा लगता है, हम जब स्टॉक मार्केट में अपना शेयर बेचते हैं तो हमारे डीमैट अकाउंट से शेयर्स कट जाते हैं और बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। और जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो हमारे डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाते हैं और हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। कि सर बच्चों वाली बातें हमें मत बताया करो। अच्छा, जल्दी से बात खत्म करेंगे। अंशों द्वारा सीमित कंपनी यदि उसके अंतर नियमों द्वारा अधिकृत हो तो ऐसे अधिमान अंश जारी कर सकती है जो उनके जारी होने की तारीख से 20 वर्ष की अवधि के भीतर बुनाने योग्य हों। प्रेफरेंस शेयर्स आप इशू करोगे, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं हो सकते। 20 साल के अंदर अंदर आपको रिडम्पशन करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के मामले में 30 साल तक रिडम्पशन कर सकते हो, लेकिन 21वें साल से आपको कम से कम 10% प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन की तैयारी करनी पड़ेगी या निपटाना पड़ेगा। अधिमान अंशधारक, जिसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं, उनको कंपनी के सामने किसी भी बैठक में रखे गए प्रत्येक प्रस्ताव पर वोट देने का अधिकार तब मिल जाता है जब ऐसे अंशों पर देय लाभांश 2 वर्ष। जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का वोटिंग राइट नहीं होता, उनका केवल अपने ही मैटर्स पे जो क्लास मीटिंग होती है, मैंने बताया था क्लास मीटिंग होती है, उसमें ही उनका बोलने का राइट होता है, वोटिंग राइट होता है। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2 साल से डिविडेंड नहीं मिला हो, 2 दिन से भूखे बैठे हो, 2 साल से भूखे बैठे हो, तो उनका हर AGM के हर मुद्दे पे वोटिंग राइट हो जाता है। इसका मतलब यूँ समझो कि अगर उनको 2 साल से डिविडेंड नहीं मिला तो वो एज गुड एज इक्विटी शेयर होल्डर हो जाते हैं। तो ये 2 साल का नियम याद रखना है। जमा राशियों के रजिस्टर को कितने वर्ष के लिए संरक्षित रखा जाएगा? 8 वर्ष। जो हम पब्लिक डिपॉजिट्स लेते हैं, किससे पैसा लिया है, कितना पैसा लिया है, 8 साल तक कम से कम वो रजिस्टर आपको सुरक्षित रखना होगा। ऐसे नहीं जला दो, हटा दो। धारा 96 के अनुसार कंपनी की 2 क्रमिक वार्षिक बैठकों के बीच का अंतराल अधिकतम 15 महीने का हो सकता है। AGM के तीनों चारों नियम आप अच्छे से समझ लेना, मैं अभी बता देता हूँ। अभी मैंने बोला 2 मीटिंगों के बीच में 15 महीने का गैप हो सकता है। तो अब आप समझ लो एक बात, 2 मीटिंग जो होती है, पहली और दूसरी, इसके बीच में 15 महीने का 15 महीने का गैप हो सकता है। दूसरा, आपको हर साल में एक AGM करनी ही करनी है। अच्छा, और आपकी फर्स्ट AGM कब होगी? जैसे ही कंपनी बन जाएगी। जस्ट अ मिनट। पहली AGM 9 महीने के अंदर होगी और दूसरी AGM हर साल फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने के अंदर अंदर होगी। ये एक बार और अच्छे से देख लेना। तो इस पॉइंट को एक बार दोबारा देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आपकी 2 जो AGM होंगी उनके बीच में 15 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। अगर आपकी एक AGM मान लीजिए सितंबर 2025 में हुई है, तो फिर अगर सितंबर 2025 में हुई है तो फिर 15 महीने जोड़ लो, अगली दिसंबर 26 से पहले पहले हो जानी चाहिए। तो एक तो आपको 15 महीने का गैप है, इससे ज़्यादा गैप नहीं करना। दूसरा, हर कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग होगी। अगर 2025 में एक हुई थी तो 2026 में होनी ही होनी है। 15 महीने के गैप को ध्यान में रखते हुए 2026 में भी एक होनी है, फिर 2027 में भी होनी है। और एक और बात ध्यान रखनी है कि जहाँ फाइनेंशियल ईयर एंड होता है वहाँ से 6 महीने के अंदर अंदर AGM होने जानी चाहिए। तो इन तीनों लिमिट्स का ध्यान रखते हुए AGM होती है। केवल फर्स्ट जो AGM है वहाँ आपको 9 महीने का समय मिलता है। वहाँ आपका जहाँ फाइनेंशियल ईयर पहली बार ख़त्म होता है, आप नए नए होते हो, तो वहाँ आपको 9 महीने के अंदर अंदर AGM बुला लेनी है, वरना जनरली आपको 6 महीने के अंदर AGM कंडक्ट करनी है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा।
कुछ भी क्वेश्चन सिंगल डबल बना सकता है। अब एक नियम है रिलेटेड टू कोरम। कोरम मतलब क्या, बैठक में लोग आए तो कितने लोग आएंगे तो वो बैठक लेजिटिमेट हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी, या कितने लोग अगर नहीं आएंगे तो दिक्कत होगी। तो अगर एक प्राइवेट कंपनी है, तो उसमें कम से कम 2 मेंबर उपस्थित होने चाहिए, क्योंकि एक आदमी अगर होगा तो वो तो खुद ही डिसीजन ले लेगा, फिर काहे की मीटिंग। तो प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो एजीएम में कम से कम 2 लोग होने चाहिए। और पब्लिक में अलग अलग नियम है। अगर कंपनी छोटी है, पब्लिक लिमिटेड है पर छोटी है, और उसमें मान लीजिए अगर 1000 शेयर होल्डर्स हैं, कोरम को गणपूर्ति बोलते हैं, है ना, गण मतलब जनगण, तो आम जनता नहीं, शेयर होल्डर। तो अगर 1000 शेयर होल्डर हैं उस कंपनी में, 1000 मेंबर हैं, तो कम से कम 5 लोग आएंगे तो माना जाएगा कि एजीएम हो गई। अगर 4 लोग ही आए तो फिर उस मीटिंग में जो भी डिसीजन होगा उसका कोई मतलब नहीं है। इसी तरह अगर शेयर होल्डर्स या मेंबर्स की संख्या 1000 से 5000 के बीच है, तो थोड़ी मीडियम साइज कंपनी है, तो वहाँ पे कम से कम 15 लोगों की फिजिकल उपस्थिति ज़रूरी है एजीएम में। और अगर 5000 से ज़्यादा हैं, तो मतलब 5000 से ज़्यादा मेंबर्स है तो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी, ठीक है, बड़ी कंपनी है, तो वहाँ पे 30 लोग व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होनी चाहिए। तो सिंपल है, 2, 5, 15, 30 बढ़ते हुए क्रम में है, यहाँ पे भी लगभग बढ़ता हुआ क्रम है। पहला लेकिन नियम प्राइवेट लिमिटेड के लिए था, अगले तीनों नियम आपके पब्लिक लिमिटेड के लिए है। ठीक है, चलिए, स्पीड थोड़ी इस वीडियो में फास्ट रही लगी होगी मेरी आपको। अच्छा, ये शेड्यूल से रिलेटेड है। मैं बता चुका कि कंपनीज एक्ट में 7 शेड्यूल्स का जिक्र है। उसमें शेड्यूल 1 किस बारे में है, ये है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस के बारे में है, ये है। शेड्यूल 2 किसके बारे में है, डेप्रीसिएशन कैसे लगेगा, क्या रेट्स होगी, क्या लाइफ मानी जाएगी, उस बारे में है। शेड्यूल 3 किससे रिलेटेड है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर तो मैंने एक अलग से भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज नाम से वीडियो बनाया है, और इस पीडीएफ के एंड में मैंने 25 एमसीक्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज के जोड़े हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। उसमें मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल टच ज़्यादा है, पर है तो वो कंपनीज एक्ट 2013 का ही पार्ट। तो शेड्यूल 3 इज़ रिलेटेड टू फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। पार्ट 1 में बैलेंस शीट का परफॉर्मा दे रखा है, और पार्ट 2 में पीएनएल का, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का परफॉर्मा दे रखा है। अनुसूची 4 का संबंध है कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्वतंत्र निदेशकों के लिए आचार संहिता क्या होगी वो बताया गया है आपका शेड्यूल 4 में। तो इस तरह से आप मिलान कर लीजिए, मैं वो समय नहीं लगा रहा आज। अच्छा, इस तरह से शेड्यूल 5 रिलेटेड टू है बेसिकली मैनेजरियल पर्सन से। तो कंडीशंस टू अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन, वहाँ पे मैंने इसके पूरे पीडीएफ के सारे क्वेश्चन देखना, टोटल आप देखोगे 110 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मैनेजर्स आखिरी के 2-3 क्वेश्चन है, वहाँ बता रखा है कि मैनेजर्स को कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा और लॉस होगा तो कितना मिलेगा। इसमें फॉर्मेट भी गिवन है। तो कंडीशंस ऑफ कैसे मैनेजरल पर्सन्स को अपॉइंट किया जाएगा, कैसे उनका रेम्यूनरेशन तय होगा, शेड्यूल 5 अनुसूची 5। अनुसूची 6 किस बारे में है, तो पहले मैं 7 बता दूं। 7 बारे में है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर के बारे में, और 6 बारे है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो 6 का संबंध इंफ्रास्ट्रक्चर यानी परियोजना या अवसंरचना सुविधा से है, और 7 का संबंध सीएसआर से है कि कंपनी को सोसाइटी के लिए भी खर्च करना चाहिए। इसके नियम अभी आगे आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता। सेक्शन 52 रट के जाना। अंश पूंजी में कमी करने के लिए अंशों की बायबैक, अंशों की पुनर्खरीद करते समय आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ कर सकते हो। पूर्ण चुकता बोनस अंश, फुल्ली पेड बोनस शेयर, यानी पूरा शेयर फ्री में देना चाहते हो तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे वो क्या करेगा, जैसे पार्टली पेड कर देगा, तो पार्टली पेड बोनस शेयर आप इशू नहीं कर सकते, फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू कर सकते हो, मतलब पूरा शेयर फ्री में दे सकते हो। उसके लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम में जो प्रॉफिट पड़ा है वो यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से जो प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल हैं या जो डिवेंचर रिडीमेबल है, मोचन मतलब शोधन, उस पर जो प्रीमियम आप देना चाहते हो उसके लिए, तो 3 यूज़ तो यही हैं, 3 यूज़ तो यही है। चौथा मैं वैसे बताता हूँ कि कंपनी जो शेयर इशू करती है उस समय जो डिस्काउंट देती है, मान लो देती है, या कोई कमीशन देती है, या कोई खर्चा होता है, तो उस खर्चे को आप सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हो। और एक होता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस।
प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ कर सकते हो, यानी कैपिटल रिडक्शन स्कीम के लिए आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये आगे मैंने पूरा सेक्शन लिखा है, अंडरलाइन किया हुआ है, आप समझ लेना। ठीक है, इसके बाद है 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी। आगे देखिए क्या ऑप्शन है, मिनिमम 7 सदस्य किस में होते हैं, पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं होती। और फिर क्या है, 1 सदस्य, तो ओपीसी में 1 पर्सन कंपनी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कंपनीज एक्ट 2013 में ही आया। कंपनीज एक्ट 1956 में इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं था। ओपीसी का जो कॉन्सेप्ट आया कि सिंगल आदमी भी कंपनी बना सकता है, लेकिन उसको फिर नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है अगर वो मर गया या कहें परमानेंट दिव्यांगता हो गई, तो इसलिए उसको नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है। तो कभी यूं भी पूछ लेगा कि किस काइंड ऑफ कंपनी में नॉमिनी अपॉइंट करना ज़रूरी है, तो ओपीसी में ज़रूरी है। इसके बाद है न्यूनतम 2 सदस्य, तो हमें पता है प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 लोग होते हैं, मैक्सिमम इसमें 200 लोग होते हैं। और स्मॉल कंपनी क्या होती है, स्मॉल कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी का ही एक टाइप है। इसमें देखो, अगर इनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ के अंदर अंदर है और इनका जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ के अंदर अंदर है, तो वो स्मॉल कंपनी कहलाएंगी। फिर स्मॉल कंपनी होने पे उनको कुछ रिलैक्सेशन मिलेंगे कि इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, वगैरह वगैरह हो सकता है। तो ये है बात स्मॉल कंपनी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज़ ये जो CSR एक्टिविटीज़ होते हैं, जो हम सुनते हैं कि कंपनीज़ को अपने प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा सोसाइटी पे खर्च करना होता है। पहली बात तो कितना, तो अपने प्रॉफिट्स का, अपने पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज निकालो और उसका 2% उनको CSR पे खर्च करना होता है। तो ये एक तो 2% याद रखना है और पिछले 3 वर्षों का औसत शुद्ध लाभ लेना है। क्या सभी कंपनियों के लिए ज़रूरी है, आंसर इज़ नो। जो बड़े हाथी हैं उनके लिए ज़रूरी है। तो बड़ा हाथी क्या, तो बड़ा हाथी या तो टर्नओवर में बड़ा होगा, या नेटवर्थ में बड़ा होगा, या पेड अप कैपिटल के मामले में बड़ा होगा। तो CSR के प्रावधान उन कंपनियों पे लागू होंगे जिनकी शुद्ध कीमत, नेटवर्थ मतलब समझो असेट माइनस लायबिलिटी 500 करोड़ से ज़्यादा हो, या जिनका टर्नओवर यानी बिजनेस धंधा साल का 1000 करोड़ से ज़्यादा हो और जिनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा हो, तो उन्हीं लोगों को CSR एक्टिविटीज़ पे खर्च करना कंपलसरी है। इसके बाद CSR एक्टिविटीज़ शेड्यूल 7 में दी गई हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और CSR का प्रावधान कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 135 में है, ये आपको याद करके जाना है। तो ये सारे के सारे कथन सत्य हैं, मैंने जानबूझ के सारे कथन सत्य वाले लिए हैं। सत्य असत्य के थ्रू मैं बचे हुए क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नियम समझाने की कोशिश करूँगा। नीचे है, सही कथन की पहचान कीजिए। पहली AGM जो होती है कंपनी के पहले वित्त वर्ष की समाप्ति की तारीख से 9 माह के भीतर आयोजित करनी चाहिए, सही है। नई कंपनी को जहां उनका वर्ष समाप्त होगा, ऑब्वियसली बात है 31 मार्च, वहां से उनको 9 महीने का समय मिलेगा, उसमें उनको पहली AGM बुलानी है, बाद में फिर हर बार AGM के लिए 6 महीने का समय मिलेगा। एक वार्षिक आम बैठक के मामले में बोनस या अधिकार जारी किए जाने को विशेष कार्य माना जाएगा, बिल्कुल। मतलब क्या होता है, AGM में होगा क्या, आके चाय पियेंगे, हाँ ठीक है चाय पिला दी। मेन वो क्या करेंगे, AGM में होती है एक तो डिविडेंड की डिक्लेरेशन, एक होता है ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, एक होता है कंपनी के डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट, ठीक है, और एक होते हैं कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनके पास सामने रखे जाते हैं उसको वो देखते हैं, ठीक है। ये मेन ऑर्डिनरी बिजनेस होता है। इसके अलावा जितना भी काम होता है जैसे बोनस इशू, राइट इशू, ये सब स्पेशल एजेंडे के अंतर्गत आते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। रजिस्ट्रार द्वारा रखे गए प्रभारों के रजिस्टर का निरीक्षण निर्धारित शुल्क के भुगतान पर कोई भी व्यक्ति कर सकता है, हाँ कर सकता है, क्योंकि कंपनी ने जो पैसा उठाया है एक तरह से वो पब्लिक डोमेन वाली चीज़ है, सार्वजनिक दस्तावेज है। कोई भी आके जो रजिस्टर ऑफ चार्जेस है वो देख सकता है कि मतलब कंपनी ने कौन सी एसेट्स को गिरवी रखा है, गिरवी रख के कितना लोन उठाया है, वो सब आराम से कोई भी फीस पे करके कोई भी देख सकता है, इवन आउटसाइडर। स्वैट इक्विटी शेयर डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है, सही है। केवल यही शेयर एक्सेप्शन है, कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। पर सेक्शन 54 में जो स्वैट इक्विटी शेयर अभी भी आया था कि अगर आपके अधिकारी और कर्मचारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूट करते हैं तो फिर उनको शेयर डिस्काउंट पे दिए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज
सही कथन की पहचान कीजिए। बाद वाली यानी फर्स्ट एजीएम के बाद में कभी भी एजीएम हुई तो वो वित्त वर्ष की समाप्ति की तारीख से 6 महीने के भीतर आयोजित होगी, बिल्कुल सही है। 31 मार्च को वर्ष समाप्त होगा तो सितंबर तक, 30 सितंबर तक वो एजीएम कर लेनी होगी। रजिस्ट्रार किसी विशेष कारण से उक्त समय को बढ़ा सकता है जिसके भीतर कोई भी एजीएम आयोजित की जाएगी जो कि 3 महीने से अधिक नहीं होगी। तो आरओसी को एक पावर है कि वो 3 महीने का रिलैक्सेशन दे सकता है। अगर कोई एजीएम जिस समय होनी है, अगर ऐसी स्थितियां बन गई, पहली एजीएम में रिलैक्सेशन नहीं दे सकता, पहली एजीएम तो 9 महीने के अंदर होनी है तो होनी ही है। बाद वाली एजीएम में ज़रूरत पड़े तो आरओसी 3 महीने का रिलैक्सेशन दे सकता है कि चलो देर हो गई कोई बात नहीं, कर लो, ठीक है। उसके बाद है सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी, जो लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, एजीएम की समाप्ति के बाद उसकी रिपोर्ट की एक प्रति रजिस्ट्रार के पास 30 दिन के भीतर जमा कराएगी, बिल्कुल सही है। एजीएम जैसे ही होगी ना, उसके 30 डेज के भीतर जो एजीएम में कार्यवाही की गई वो भी आरओसी को प्रस्तुत करनी होती है, उसका एक सेक्शन है। इसी तरह से कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोगों के सामने रखे गए वो भी आरओसी के समक्ष 30 दिन के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे, उसकी सेक्शन अलग है। और यही सब मेक श्योर करता है कि यही सब के लिए कंपनी सेक्रेटरी है जो ध्यान रखता है कि ये सारा काम हो रहा है या नहीं। और कंपनी की एक आम बैठक लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निर्धारित तरीके से कम स्पष्ट 21 दिनों का नोटिस देकर बुलाई जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप कंपनी एजीएम करनी जा रही है तो कम से कम लोगों को 21 दिन का क्लियर नोटिस दिया जाएगा। इसे ऑन एन एवरेज 25 दिन माना जाता है, 2 दिन माने जाता है कि अगर डाक से जा रहा है तो समय लगेगा, मेल कर रहे हो तो 21 दिन। उसमें भी क्या होता है, जिस दिन सूचना भेज रहे हो वो दिन छोड़ा जाता है, जिस दिन मीटिंग हो रही है वो छोड़ा जाता है, तो इधर इधर छूट गया। और अगर बाय पोस्ट भेज रहे हो तो 2 दिन और हो गए, तो करीबन 25 दिन का नोटिस अगर आप देते हो तो मानते हैं कि आपने सही तरीके से न्योता दिया। जैसे घर में शादी का न्योता आता है ना, तो अपन बोलते हैं कि भाई समय पे आ जावे तो ठीक है, बिल्कुल जिस दिन शादी है उस दिन सुबह आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, वैसे ही शेयर होल्डर को भी अच्छा नहीं लगता। तो एजीएम के नोटिस में 21 डेज़ का है। इसमें भी ये होता है कि कभी कभी अगर आप 21 दिन का नोटिस नहीं दे पाते हो, कम दिन का नोटिस देते हो, तो फिर ये है कि 95% लोग राइटिंग में अग्री हो जाएं कि कोई बात नहीं, आपने कम समय पे शॉर्ट नोटिस पे बुलाया बट वी आर ओके। लेकिन 95% लोग राजी होने चाहिए, नहीं तो अगर कोई फूफा जी बन गया कि आपने समय पे नहीं बुलाया तो फिर आपकी मीटिंग फेल हो जाएगी। अच्छा, आगे क्या है, सही कथन की पहचान कीजिए। एक निजी कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए, गलत है। जल्दी जल्दी पढ़ो, हाँ ना करते जाओ। एक ओपीसी जनता को शेयर जारी कर सकती है, नहीं करती। एक पब्लिक कंपनी को न्यूनतम 7 सदस्यों की आवश्यकता होती है, सही है। एक निजी कंपनी बिना किसी प्रतिबंध के अपने अंशों को स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित कर सकती है, नहीं कर सकती। निजी कंपनी अपने अंशों के हस्तांतरण, देखो एक शब्द होता है मनाही और एक होता है प्रतिबंध। ये गलत शब्द है। अगर मैं कहूँ कि निजी कंपनी में अंशों के हस्तांतरण पर मनाही है, ये गलत है। हाँ, मैं यूँ कहूँ कि निजी कंपनी में अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो हाँ सही बात है, रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो रिस्ट्रिक्शन ये हो सकते हैं कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछ के शेयर ट्रांसफ़र करोगे, आप प्रेजेंट शेयर होल्डर्स को ही ट्रांसफ़र करोगे, आप सीए जो कीमत बताएगा उसी शेयर पर ट्रांसफ़र करोगे, आप प्रतिबंध लगा सकते हो। और इसमें तो इन्होंने तो क्या लिखा कि नहीं नहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिना रिस्ट्रिक्शन कोई भी शेयर इजीली ट्रांसफ़र कर सकता है, ऐसा नहीं होता प्राइवेट में। तो जो सही है वो आपको मिल गया है, आंसर आ चुका है, ठीक है। गलत कथन की पहचान कीजिए, ऊपर पढ़ लो, सही पूछा है गलत पूछा है। पार्षद सीमा नियम कंपनी की गतिविधियों के दायरे को परिभाषित करता है, सही है। मतलब एमओए का जो उद्देश्य खंड होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, उससे पता लग जाता है कि कंपनी किस तरह की एक्टिविटीज़ करेगी। पार्षद अंतर नियम एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के आंतरिक नियम शामिल होते हैं, सही बात है, बिल्कुल। पार्षद सीमा नियम पार्षद अंतर नियम के अधीनस्थ होता है, गलत है, उल्टा लिखा हुआ है। एमओए पापा है, एओए बनाते समय आपको इसका ध्यान रखना है, उल्टी सिचुएशन लिखी हुई है, गलत है। पार्षद सीमा नियम कंपनी का चार्टर दस्तावेज, कंपनी का संविधान होता है, बिल्कुल सही है। तो सी इसमें गलत स्टेटमेंट है, हमें मिल गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सही कथन की पहचान कीजिए। ऋणपत्र धारक कंपनी के स्वामी होते हैं, अब तो आप बोर ही हो गए, नहीं नहीं ये कंपनी के लेनदार होते हैं। समतांश धारक कंपनी के लेनदार होते हैं, सालों ने उल्टा ही लिखा है, गलत है ये भी, फिर गाली बक दी, सालों बोल दिया। पूर्वाधिकार निर्धारक हमेशा प्रबंधन कर्मी होते हैं, नहीं नहीं ये कोई मैनेजरल पर्सन नहीं होते हैं। ऋणपत्र धारक कंपनी के लेनदार होते हैं, सही है। अरे वाह यार, ऐसे लड्डू क्वेश्चन आने आ गए सर तो मज़ा आ जाएगा,
ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे लड्डू क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में बस। अगला क्वेश्चन कहता है सही कथन की पहचान कीजिए। क्या है? CSR गतिविधियां हर कंपनी के लिए अनिवार्य है? नहीं, मैंने बताया था कि ये जो मोटे हाथी हैं उनके लिए अनिवार्य है। CSR व्यय का उपयोग निदेशकों के व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जा सकता है? नहीं, क्या उनके बाप का पैसा है कि वो अपने पर्सनल, कि भैया मैं तो सिंगापुर जा रहा हूँ, मैं तो दुबई जा रहा हूँ, और CSR एक्टिविटी मतलब समाज पे खर्चा होना है ना। CSR गतिविधियां अधिनियम के अनुसूची 7 में सूचीबद्ध है, बिल्कुल सही बात है। राजनीतिक चंदा CSR व्यय के रूप में योग्य माना जाए? नहीं। अगर मान लो कोई कंपनी है, उसने मान लो 10 करोड़ रुपए कमाया ऑन एन एवरेज, और उसका 2% निकालें तो वो 20 लाख रुपए होता है, तो 20 लाख रुपए वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे दे, तो क्या ये CSR एक्टिविटी है? बिल्कुल नहीं है, ये तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है। नहीं, CSR एक्टिविटी मतलब आप प्याऊ बना दो, अनाथालय खुलवा दो, स्कूल को फर्नीचर दे दो, इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। कोई ये तो पेड़ लगा दो, है ना, इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट इज गलत कथन की पहचान कीजिए। एक विवरणिका जनता को प्रतिभूतियों की सदस्यता के लिए आमंत्रित करती है? सही बात है। प्रॉस्पेक्टस के थ्रू हम लोगों को इनवाइट करते हैं, आओ 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 हमारे आके शेयर्स खरीदो। रेड हेयरिंग विवरणिका में अंतिम मूल्य शामिल नहीं हो सकता है? सही बात है। मैंने बताया था मायावी प्रविवरण, जिसमें बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है, फ्लोर प्राइस, कैप प्राइस बताया था, उसमें फाइनल प्राइस क्या होगा या नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे ये पहले पता नहीं चलता। शेल्फ विवरणिका का उपयोग एक से अधिक निर्गमन के लिए किया जा सकता है? बिल्कुल। शेल्फ प्रोस्पेक्टस के थ्रू आप एक बार प्रोस्पेक्टस इशू करके मल्टीपल टाइम फंड रेजिंग कर सकते हो। प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए प्रोस्पेक्टस की आवश्यकता होती है? नहीं। एक वर्ड है, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, PAC शायद तक। जब आप अपन समझो चुनिंदा लोगों को शेयर्स देना चाहते हैं, तो उनको आप प्रोस्पेक्टस कम एप्लीकेशन लेटर एक होता है वो भेजते हैं। उसके लिए अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहते हो, जैसे कोई म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं या कोई वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, उनसे अगर आपको चुनिंदा लोगों से पैसा उठाना चाहते हो, आम जनता से पैसा नहीं उठाना चाहते हो, तो फिर आपको एक खास तरह का डॉक्यूमेंट होता है वो इशू करना पड़ेगा, फिर आपको प्रॉस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज सही कथन की पहचान कीजिए। प्रत्येक कंपनी को कॉस्ट ऑडिटर की नियुक्ति करना अनिवार्य है? नहीं। हर कंपनी का ऑडिट होगा ये ज़रूरी है, लेकिन हर कंपनी का कॉस्ट ऑडिट होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। सेक्शन 148 बता देगा। हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का भी होगा ऐसा नहीं है। कुल मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट एक लिस्ट निकालेगी कि इन मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में लगी हुई कंपनीज को ऑडिट कराना है, फिर उनको ही कराना पड़ेगा। ठीक है, गलत है। सेक्रेटरियल ऑडिट केवल एक CA द्वारा किया जा सकता है? गलत है, CS के द्वारा किया जा सकता है। उसमें भी प्रैक्टाइजिंग वर्ड है, मतलब कंपनी सेक्रेटरी आपने सुना होगा। कॉमर्स की दुनिया में 3 बड़ी प्रोफेशनल पोस्ट हैं, CA, CS, CMA। तो CS वो भी जो प्रैक्टिस में लगा हुआ हो, जॉब वाला नहीं, वो बंदा सचिवी अंकेक्षण कर सकता है, मतलब कि कंपनीज एक्ट के सारे नियमों का, और केवल इसी का नहीं, देश में जितने कानून हैं जो कंपनी पर लागू होते हैं उन सब की अनुपालना हो रही है या नहीं हो रही है। इसलिए CS की पढ़ाई में लॉ का बहुत ज़बरदस्त रोल है। आंतरिक अंकेक्षण परिचालन दक्षता और नियंत्रणों पर केंद्रित होता है, बिल्कुल सही बात है। मतलब इंटरनल ऑडिट में यही देखा जाता है कि कंपनी प्रॉपर ढंग से चल रही है या नहीं चल रही है, इंटरनल कंट्रोल सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कंपनियों के लिए वैधानिक अंकेक्षण वैकल्पिक होता है, गलत लिखा हुआ है, अनिवार्य होता है। कंपनियों को स्टैट्यूटरी ऑडिट करानी ही पड़ेगी। सेक्शन 139 के तहत उनको ऑडिटर अपॉइंट करना ही पड़ेगा, कोई नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ये राइट, इसका आंसर C हो गया। ठीक है, सही कथन की पहचान थी, है ना। ये देख लेना क्या पूछा है, सही है गलत। नेक्स्ट, गलत कथन की पहचान कीजिए। अंश धारकों के पास मतदान का अधिकार होता है, मैंने बताया था राइट्स, उसमें वोटिंग राइट होता है, ये बात सही है। अंश धारकों को लाभांश प्राप्त हो सकता है, सही बात है। अगर कंपनी लाभ में हो, प्रॉफिट में हो, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डिविडेंड देने की इच्छा हो, वो डिविडेंड प्रपोज करें और जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर हो, तो उनको लाभांश प्राप्त हो सकता है। अंश धारक कुछ वैधानिक रिकॉर्डों का निरीक्षण कर सकते हैं, बिल्कुल। कई ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो पब्लिक डोमेन में माने जाते हैं, उनको वो आके फीस दे के देख सकते हैं, पैसे वैसे और दे के फोटोकॉपी करा सकते हैं। सब तो नहीं, पर कई डॉक्यूमेंट्स तक वो देख जा सकते हैं। अंशधारक बिना किसी सीमा के कंपनी के सभी ऋणों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं? नहीं।
अगर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते तो असीमित दायित्व हो जाता, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती, तो फिर तो कम वो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में क्या अंतर रह गया। इन मेन जो अलग करता है वो कंपनी को सबसे खास बनाता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो केवल उन्होंने जितनी शेयर कैपिटल सब्सक्राइब की है, जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं कंपनी के 1 लाख के शेयर सब्सक्राइब करूंगा, तो बस ये 1 लाख रुपए देने के लिए लायबल है। अगर कंपनी ने कोई कांड कर दिया या कुछ गड़बड़ हो भी गई तो भी कंपनी हो सकता है इंसॉल्वेंसी में चली जाए, लेकिन उसके लिए शेयर होल्डर्स को घर घर से ला ला के जरूरत देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऐसी बात ज़रूर है कि अगर इन्होंने 80,000 रुपये दे दिए हैं तो बाकी के 20,000 के लिए इनको कॉन्ट्रीब्यूटरी माना जाएगा, अंशदाता माना जाएगा। अगर ये मौजूदा कंपनी में है तो इनको लिस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरी माना जाएगा, और अगर ये पिछले 1 साल के अंदर भाग चुके हैं तो इनको बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी माना जाएगा, तब इनको कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए कहा जाएगा। लेकिन इनके पर्सनल असेट्स कभी लायबल नहीं होंगे, इनके घर के बर्तन भांडे नहीं बिकेंगे। ठीक है। अरे बाप रे, कहाँ चला गया। चलो, यही क्वेश्चन चाहिए था आपने को। ठीक है, क्या बात है, बिल्कुल सही पे हाथ गया। नेक्स्ट इज सही कथन की पहचान कीजिए। पुनर्खरीद से, बायबैक से बकाया अंशों की संख्या बढ़ जाती है, कम हो जाती है। बायबैक का मतलब क्या है, कंपनी ने जो बाजार में शेयर इशू कर रखे थे उनको खींच लिया, 10% शेयर्स को या 25% शेयर्स को खींच लिया, तो आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम हो जाते हैं। गलत लिखा था। बोनस निर्गमन से अंश पूंजी कम हो जाती है, गलत है। बोनस निर्गमन से रिजर्व्स एंड सरप्लस चले जाते हैं नीचे और शेयर कैपिटल चले जाते हैं ऊपर, और एसएचएफ रहते हैं उतने ही। रिजर्व्स एंड सरप्लस में कमी आती है, शेयर कैपिटल का आकार बढ़ जाता है, शेयर होल्डर फंड उतना ही बढ़ता है, क्योंकि जितना ये माइनस होता है उतना ही प्लस होता है, तो एसएचएफ उतना ही रहता है। स्टॉक स्प्लिट से, स्टॉक को तोड़ने से प्रति अंश अंकित मूल्य बढ़ जाता है, गलत है। मतलब मैंने बताया ना, 500 रुपये के नोट को आप तोड़ोगे तो आपके पास 100 के 5 नोट हो जाएंगे, तो आपका अंकित मूल्य कम होता है। स्टॉक स्प्लिट में कम होता है, कंसोलिडेशन में बढ़ता है। बोनस अंश निर्गमन से प्रति अंश आंतरिक मूल्य कम हो जाता है, ये बार बार आ रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू कम हो जाती है, सही बात है। अगर एक कंपनी के पास मान लो 100 रुपये हैं और 4 शेयर हैं, तो अभी है 25 रुपये पर शेयर, और बाद में अगर कंपनी ने 1 शेयर बोनस दे दिया तो अंशों की संख्या 5 हो गई, तो प्रति अंश आंतरिक मूल्य 20 रुपये रह गया, क्योंकि ऊपर तो कंपनी के पास कुछ आएगा नहीं, तो प्रति अंश आंतरिक मूल्य में कमी हो गई। ये लिखा है जो सही लिखा है। डी सही है, सही की पहचान करनी थी, पहचान हमारी सही चल रही है। नेक्स्ट इज गलत कथन की पहचान कीजिए। कार्यव्रत, कार्यव्रत, अब बताओ क्या है इंग्लिश में देखे बगैर। एजेंडा, मिनट्स, मिनट्स कार्यवाही का आधिकारिक रिकॉर्ड्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। मिनट्स जो होते हैं, इसलिए इंग्लिश पढ़ना भी देख लेना। हमारी एजीएम में क्या हुआ, किसने क्या बोला, किसने पक्ष में वोट दिया, विपक्ष में वोट दिया, क्या क्या चर्चा हुई, उन सबको जब हम लिखते हैं तो उनको बोलते हैं मिनट्स, हिंदी में बोलेंगे कार्यवृत्त। सूचना सदस्यों को बैठक के बारे में सूचित करती है, ऑब्वियस सी बात है, जिसमें हम कह रहे हैं कि 21 दिन का क्लियर नोटिस देना चाहिए। अपवादजनक परिस्थितियों में कम समय का नोटिस दे सकते हो, पर बाद में 95% लोगों की लिखित में सहमति लेनी होगी। कार्यसूची, ये कार्यसूची वर्ड है ना। एजेंडा में वो कामकाज के मुद्दे शामिल होते हैं जिन पर चर्चा और निर्णय किया जाना है, बिल्कुल सही बात है। एजेंडा का मतलब जैसे आज के खाने में क्या है, ये हम घर पे पूछते हैं घर मिसेस से, वैसे ही आज क्या बात होगी, मीटिंग में किस पे चर्चा होगी, कॉल्ड एजेंडा। कार्यव्रत बैठक आयोजित होने से पहले ही तैयार कर लिए जाते हैं, पागल है क्या। मिनट्स बैठक होने से पहले कैसे तैयार हो जाएंगे, बैठक होगी, जो चर्चा होगी उसी को तो रिकॉर्ड करोगे ना। तो ये डी जो लिखा है गलत लिखा हुआ है, तो इसका आंसर डी रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज सही कथन की पहचान कीजिए। SFIO क्या है ये, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, आयकर निर्धारण का कार्य संभालता है। नहीं नहीं, नाम में समझो ना, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की कंपनियों में अगर घपला हुआ, वो भी भारी लेवल का, तो SFIO उसकी जांच करेगा। SFIO गंभीर कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जांच करती है, बिल्कुल सही बात है। SFIO स्टॉक एक्सचेंज को नियंत्रित करता है, नहीं, उसके लिए हमारे पास सेबी है। SFIO कंपनियों का पंजीकरण करता है, गलत बात है, उसके लिए हमारे पास ROC है जो MCA के अंतर्गत कार्य करता है।
तो बस बी मिल गया ना, ठीक है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अधीन एक विशेष जांच एजेंसी है। इसका काम कंपनियों में होने वाले बड़े वित्तीय घोटालों की जांच करना है। नेक्स्ट इज सही कथन की पहचान कीजिए। NCLAT, अब इसमें दो, एक बार मैं ए हटा के पढ़ता हूँ, तो NCLT तब क्या वर्ड है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और ए जहाँ आ जाएगा वो आ जाएगा अपीलेट ट्रिब्यूनल। यूँ समझो कि कंपनी में डिस्प्यूट हो गया, मान लो कंपनी के मैनेजमेंट में और शेयर होल्डर्स में कोई डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया, तो झगड़ा करते करते कहाँ जाओगे, कैसा कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाओगे, कोर्ट में भी ठीक है जानकार लोग बैठे हैं, पर कंपनी से रिलेटेड जो जानकार लोग बैठे हैं वो NCLT में बैठे हैं, यहाँ चले जाना। NCLT कंपनी कानून के विभिन्न मामलों का न्याय निर्णय करता है, ये बिल्कुल सही है। जो भी आपस में झगड़े फसाद डिस्प्यूट है उनको सॉर्ट आउट करता है NCLT। और सपोज करो एक पक्ष NCLT का जो आदेश है उससे संतुष्ट नहीं है तो अपील करेंगे, किसमें, अपीलेट ट्रिब्यूनल में। तो NCLAT कंपनियों के लिए प्राथमिक पंजीकरण प्राधिकरण है, ये गलत है, बल्कि ये अपील की सुनवाई करने वाला प्राधिकरण है। ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी NCLT के आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई करता है, नहीं, इसकी जगह ये सही होता, ये जो है ना ये बापू है NCLAT। जैसे हाई कोर्ट में आप संतुष्ट नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में जाओ, ठीक है। ऐसे ही अगर आप NCLT में संतुष्ट नहीं हो तो NCLAT में जाओ। MCA एक न्यायिक प्राधिकरण है, नहीं ये भी गलत है। तो क्या चाहिए था इसको, सही तो पहचान लिया ना हमने कि नेशनल कंपनी लॉ, बेसिकली इसमें आप ये देखिए, इस वर्ड को देखिए, कंपनी लॉ पे बात चल रही ना, तो नेशनल लेवल पे कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक विशेष न्यायाधिकरण है जहां कंपनी कानून से जुड़े विवादों की सुनवाई होती है। और NCLT क्या है, ये एक अपीलीय न्यायाधिकरण है जहां NCLT के फैसले से जो डिससेटिस्फाइड व्यक्ति है वो अपील कर सकता है, ठीक है। चलो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बस एक दो क्वेश्चन और करेंगे अपन, फिर PDF मिलेगी। कहाँ मैंने बताया PDF आपको, इसकी मैं वैसे नहीं दे पाऊँगा व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे, केवल ऐप पे मिलेगी। ऐप के अंदर मैं अनलॉक कर दूंगा, आप आराम से देख लेना, ठीक है। गलत कथन की पहचान कीजिए, कौन से वाले कोर्स में मिलेगी, व्यापम वाले कोर्स में, या कोई भी कोर्स जिसमें, अभी तो आप व्यापम वाले कोर्स के लिए देख रहे हो, या कोई भी कोर्स जिसमें कंपनी लॉ है, वहाँ ये PDF हम फ्री प्रोवाइड करा देंगे ऐप में। गलत कथन की पहचान कीजिए। समता अंशधारक अवशिष्ट दावेदार होते हैं, ये सही है। इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में खाने को मिलता है, इसलिए इनको रेजिड्यूरी ओनर बोलते हैं। पूर्वाधिकार अंशधारकों को आमतौर पे तरजीही लाभांश अधिकार मिलते हैं, बिल्कुल, इनको तरजीह मिलती है, वरीयता मिलती है, पूर्वाधिकार मिलता है, प्रेफरेंस मिलता है, सही बात है। ऋणपत्र धारक लेनदेन होते हैं, ये भी सही है। ऋणपत्र धारक कंपनी के स्वामी होते हैं, गलत है। डिवेंचर होल्डर्स ने हमें लोन दिया है, हमें मतलब कंपनी को लोन दिया है, तो वो कंपनी के लेनदार होते हैं, तो C सही है इसमें, ठीक है। और D ऑब्वियस सी बात है गलत हो गया, बाकी तो सब सही थे। और आज का लास्ट क्वेश्चन, सही कथन की पहचान कीजिए। एक कंपनी का कोई अलग कानूनी अस्तित्व नहीं होता, गलत है। कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। कहते हैं ना, कंपनी की मीटिंग हो रही है, उसके ऊपर हाइड्रोजन बम भी गिर जाए, सारे शेयर होल्डर मर जाएं, तो भी कंपनी नहीं मरती, क्योंकि कंपनी का अस्तित्व सदस्यों के अस्तित्व से पृथक होता है। एक कंपनी केवल सदस्यों का एक संघ है, यस, कुछ सदस्य लोग मिलके एक कंपनी बनाते हैं, यानी कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है और सदस्यों का संघ होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है। एक कंपनी का अपने सदस्यों से अलग एक पृथक कानूनी अस्तित्व होता है, सही है। किसी अंशधारक की मृत्यु होने पर कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, गलत है। अरे तो फिर इसमें क्या था, सही कथन की पहचान कीजिए, तो इसमें C सही है और B भी। सर आप थक गए हो तो वह ठीक है, मैं जा रहा हूँ। इसमें मैं लास्ट वाले को उसको सही कर लूँगा। इसमें क्या है, इसमें C को सही बताया है, और कंपनी इज मेयरली एन एसोसिएशन ऑफ मेंबर, ये भी तो मुझे सही लग रहा है। वहाँ चलो ठीक है, इसको मैं और सही कर लूँगा, ठीक है। बाय, पढ़ाई वढ़ाई करो।